जय हिंद दोस्तों। समग्र बैच 5.0 की शुरुआत हो गई है। ये सिविल सर्विसेज के लिए कम्प्रिहेंसिव बैच है। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के किसी एग्ज़ाम के लिए, तो उस पर भी ये बैच बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हर साल पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी से होते हैं, 50 to 60 क्वेश्चंस, जो कि ईजिली कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, बट हमें सही तरीके से उसे यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या कवर्ड है, देखिए, एक तो 35 ईयर्स के यूपीएससी पीवाईक्यूज कवर है और पेपर का कवरेज बहुत ही डिटेल्ड वे में है। आप ये देखो कि किसी भी सोर्स आप यूज़ करेंगे तो इनमें दो चार पेपर्स तो कवर्ड होंगे, बट इसके अलावा बहुत सारे पेपर्स स्किप कर दिए जाते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। हमने यहाँ पे हर एक पेपर को इंक्लूड किया। इनफैक्ट स्टेट पीसीएस के भी लास्ट 10 ईयर्स के रेलेवेंट पीवाईक्यूज हमने इंक्लूड किए हैं, तो ये सबसे खास बात है। इसके अलावा टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज की कंप्लीट कवरेज तो है ही, एनसीईआरटीज तो है ही, फास्टेस्ट रिवीजन भी है आपके स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स का, और हमने सोर्स भी बहुत बेस्ट तरीके से यूज़ किया है। जैसे अगर कोई टॉपिक है, मान लो बुद्धिज़्म या जैनिज़्म है, तो उसके लिए हम उपिंदर मैम की बुक यूज़ करेंगे, और ये सब कुछ बिल्कुल प्रिसाइज होगा। ठीक है, आपने बस रिवीजन करना है और सारे सब्जेक्ट्स इसी तरीके से कवर होंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलेंगे और लाइव डाउट डिस्कशन मिलेगा, यानी बोथ, ये रिकॉर्डेड भी है, लाइव भी है। और इस पे जो वैलिडिटी होगी वो प्रीलिम्स 2026 तक की होगी, और ये नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। कुछ स्क्रीनशॉट्स मैंने लगा दिए हैं बैच की रिव्यू को लेके, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। देखिए, समग्र में पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी थोरोली कवर्ड है। इसके अलावा स्टैटिक बुक्स भी कवर्ड हैं, जो कि बेस्ट सोर्स होने वाले हैं। और ऐप्स की बात करते हैं तो हाँ, iOS के लिए भी, एंड्रॉयड के लिए भी ऐप हैं, वेबसाइट्स वगैरह हैं, तो इनसे आप इजीली लेक्चर देख सकते हैं स्मूथली। और लैपटॉप, टैबलेट, हाँ, किसी भी डिवाइस का आप यूज़ कर सकते हैं। फ़ीस की बात करें तो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। देखिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए समग्र से, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप पेपर में देखोगे ही, इसके अलावा आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। मेंटरशिप की बात है तो हाँ, इसमें पर्सनल मेंटरशिप कवर्ड होता है, क्योंकि हम लोग बस 500 स्टूडेंट्स ही लेते हैं। और फॉर्मेट क्या है, देखिए, वीडियो भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, क्विज़ेस वगैरह भी मिलेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ पीडीएफ से, नहीं, वीडियोस भी हैं, बहुत ही क्रिप्स डिस्कशन के साथ। ज़्यादा जानकारी के लिए ये नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो ये 391 स्टूडेंट्स फील्ड हो गए, क्योंकि जो बैचेज हैं 2026 के लिए वो पहले ही आ गई थी, तो अभी कुछ सीट्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की, एक ऐसा टॉपिक जिससे हर पेपर में हर साल सवाल आता है लगभग, और ये अराउंड 230 स्लाइड्स हैं, यानी करीब 120 के आसपास क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये सारे रेलेवेंट यूपीएससी के पीवाईक्यूज हैं, जैसे आप देख सकते हो, एसओ, यूपीएससी एसओ के पेपर में पूछा गया, सीडीएस का क्वेश्चन है, देन सीआईएसएफ का है। हर एक पेपर को हमने इंक्लूड किया है। इस वीडियो के बाद आपको कभी फंडामेंटल राइट का कोई भी अलग से सोर्स पकड़ने की नीड नहीं है, सिर्फ एक सोर्स, ये वीडियो इनफ रहेगा। पहले हम लोग बेयर एक्ट से पहले आर्टिकल समझ लेंगे, देन सारे पीवाईक्यूज 1 by 1 डिस्कस कर लेंगे। एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, क्वेश्चन जब आपको स्क्रीन में दिखाई देगा, आपने पहले अटेम्प्ट करना है, देन आगे बढ़ना है। पहले हम ब्रीफ में समझ लेते हैं। तो देखिए, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच। आर्टिकल 12 की बात करें तो देखिए, 12 ना डेफिनेशन देता है फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और खास तौर से स्टेट को डिफाइन करता है। ये आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। इसमें यह बताया गया है कि स्टेट, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट इंक्लूडेड होता है स्टेट के अंदर। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट भी इंक्लूडेड होती है। जितने भी लोकल या फिर अदर अथॉरिटीज़ हैं जो इंडिया की टेरिटरी में हैं या अंडर कंट्रोल हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो भी स्टेट का ही पार्ट है। 13 में क्या है, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। देखिए, इसमें यही कहना चाह रहे हैं, इसमें जो पहला क्लोज है कि जो भी लॉ हमारे संविधान के कमेंसमेंट से पहले फोर्स में है, और अगर वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, यानी फंडामेंटल राइट से तालमेल में नहीं है, तो वो वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। देन क्लोज टू इसका ये कहता है कि स्टेट कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस पर्टिकुलर पार्ट में, यानी फंडामेंटल जो राइट्स दिए गए हैं, उसे लेने या फिर कम करने का कोशिश करे, यानी फंडामेंटल राइट को खत्म करने की कोशिश करे, वो भी वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। देन इसका क्लोज 3 लॉ को डिफाइन करता है।
आर्टिकल 13 का क्लोज 3 लॉ के बारे में डिफाइन करता है कि लॉ में क्या क्या इंक्लूडेड है, ऑर्डिनेंस इंक्लूडेड है, ऑर्डर इंक्लूडेड है, नोटिफिकेशन, कस्टम, जो भी चीज़ें हैं उस टाइम पे टेरिटरी में इन्फोर्स्ड, वो उसे डिफाइन करने का काम ये करता है। बहुत आसान है, अभी PYQ से कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। देखिए, राइट टू इक्वालिटी की जब हम बात करें तो ये आर्टिकल 14 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें यह कहा गया है कि अ स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, है ना। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ये स्टेटमेंट है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत ही डीप है। देखिए, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने इसके स्कोप को और एक्सपेंड कर दिया और ये कहा आप लॉ की बात तो कर रहे हैं, लेकिन लॉ रीजनेबल होना चाहिए, तर्क संगत होना चाहिए, ना कि आर्बिट्री होना चाहिए, ठीक है, नॉट आर्बिट्री। आर्टिकल 15 की बात करें तो ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। क्या है? रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है और एनी ऑफ देम। तो इनके आधार पे किसी के साथ भी स्टेट भेदभाव नहीं कर सकता है। और इसी में आप देखो तो और भी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जैसे इसका पहला क्लोज तो यही कहता है कि स्टेट किसी के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इन ग्राउंड्स में। दूसरा क्लोज ये कहता है कि कोई भी सिटीजन shall be subjected to any disability, restriction or condition with regard to access to soap, public restaurants, hotel and places of public entertainment। एक एक वर्ड पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से हमें ये समझना है कि अगर कोई पर्सन इन आधारों पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, इनके बेस पे उन्हें ये नहीं कहा जा सकता कि आप इस होटल में, इस पब्लिक एंटरटेनमेंट में एंटर नहीं कर सकते हो। समझने वाली बातें आसान सी हैं। देन इसके बाद इसका क्लोज सेकंड जो है वो यही बात करता है कि सोप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल वगैरह में इन आधारों पर रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। क्लोज 3 ये कहता है कि स्टेट को ये अलाउ करेगा टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। देन इसका जो क्लोज 4 है वो एम्पावर करता है स्टेट को कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है। और ये चीज़ अगर आप देखो, यहाँ देखो ध्यान से, ये 2 पे इन्होंने वही लिखा है, इंसर्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो पहले अमेंडमेंट से इसे जोड़ा गया है, इस पर्टिकुलर प्रोविजन को। देन इसमें अगर हम खास तौर से आर्टिकल 16 देखें तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर्स में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी अवसर की समानता, बराबर का मौका मिलेगा, एक लाइन में कहें तो पहला क्लॉज तो वही है कि गारंटी करेगा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को सभी सिटीजन को इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट। देन क्लोज 2 इसका ये कहता है कि किसी भी सिटीजन पर इन ग्राउंड्स में भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना, और इस बेस पे नहीं कहा जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर ऑफिस के लिए इन एलिजिबल हो, जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, इन चीज़ों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना, ये आप पढ़ सकते हैं। देन इसमें जो क्लॉज 3 है ये कहता है कि स्टेट को अलाउ किया जाएगा टू प्रिस्क्राइब रेजिडेंस विद इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट, यानी स्टेट को अनुमति रहेगी कि वो रेजिडेंस प्रिस्क्राइब कर सकता है। देन क्लोज 4 ये कहता है कि स्टेट को एम्पावर किया जाएगा टू मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन, है ना, ये बहुत पूछते हैं। इसका क्लोज 4 ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 16 का क्लोज 4, क्योंकि रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। सिटीजन्स जो बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आते हैं उनके स्पेशल फेवर के लिए स्टेट एम्पावर करेगा। देन क्लोज 5 क्या है, उसी के ये अमेंडमेंट्स हैं। क्लोज 5 में ये कहा गया है कि स्टेट को अलाउ करेगा टू मेक प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। 17 आप जानते ही हो, अनटचेबिलिटी को इलीगल बताया गया है, ये गैर कानूनी है ना, और ये ऑफेंसेबल ऑफेंस पनिशेबल है। 18 आप जानते ही हो, टाइटल्स का अबोलिशन है ना, कोई भी टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और अकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट, यानी स्टेट किसी तरह के टाइटल को नहीं देगा और कोई भी सिटीजन फॉरेन स्टेट से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। देन इसका जो क्लोज 3 है ये कहता है कि अगर इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कोई पर्सन बाहर का आकर काम कर रहा है तो बिना प्रेसिडेंट के कॉन्सेंट के वो किसी विदेश वाले देश से, किसी फॉरेन स्टेट से अवार्ड या टाइटल्स नहीं ले सकता है। देन इसमें आप देखो, इसका क्लोज 4 वो ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहे हैं अंडर द स्टेट, वो बिना प्रेसिडेंट की कंसेंट के कोई भी प्रेजेंट, एम्यूलमेंट या फिर किसी भी तरह का ऑफिस जो किसी दूसरे फॉरेन स्टेट के अंदर है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं।
तो ये आसान सी बात है। देन इसका जो 19 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू फ्रीडम की बात करता है। इसमें ना हमें कुछ सर्टेन राइट्स दिए गए हैं, जैसे आप अपनी बात रख सकते हो, खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो, है ना, पीसफुली असेंबल कर सकते हो बिना आर्म्स के, एसोसिएशन या यूनियन वगैरह बना सकते हो या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वगैरह, भारत के किसी भी टेरिटरी में फ्रीली मूव कर सकते हो, रिजाइड और सेटल कर सकते हो इंडिया के किसी भी पार्ट में। अब देखो यहाँ ना एफ गायब है, आर्टिकल 19 का क्लोज एफ क्यों गायब है? ये बात करता था एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी आप प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हो, होल्ड करके रख सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो। और ये चीज़, ये देखो सब क्लोज एफ ओमिटेड, इसे हटा दिया गया, हटा करके 44th अमेंडमेंट के थ्रू हटा करके आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया, है ना। यानी अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये तो हम जानते ही हैं। देन इसमें कोई भी प्रोफेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं। आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। देखिए क्या कहना चाहते हैं इसमें ना, 3 बातें आपको समझनी है, 3 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब मैं समझाता हूँ आपको। देखिए इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको एक पर्टिकुलर क्राइम के लिए आज के कानून के हिसाब से सज़ा दी जाएगी, ना कि ये कि आपने कोई क्राइम करा लेट सपोज, और उसमें कोई सी भी सज़ा है, लेट सपोज 100 रुपीज़ का फाइन है, अब कल को उस कानून को बदल करके 200 रुपये देने को कहा जाए और अगर आपने ये पेमेंट नहीं करी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपसे 200 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्स फैक्टो लॉ से बचाता है। अगर किसी पर्सन ने क्राइम करा है तो उसे उस पर्टिकुलर उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसके हिसाब से ऑफेंसेस के लिए कन्विक्ट किया जाएगा। दूसरी बात है नो डबल जोपार्डी, मतलब एक पर्सन को एक ही क्राइम के लिए दोबारा पनिश नहीं किया जा सकता, है ना। तीसरी चीज़ है इसी के अंदर क्लोज 3 में, इसे बोलते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी एक पर्सन को खुद के ही खिलाफ एविडेंस देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। तो ये सिंपल सी बातें हैं। देन आर्टिकल 21 आप जानते ही हो, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत एक्सपैंड कर दिया है। पर्सनल लिबर्टी में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, वो हम अभी देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिए लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी जीवन जीने का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में है। 21A ये अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, इसमें राइट टू एजुकेशन शामिल है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। देन आर्टिकल 22 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। कुछ केसेस में प्रोटेक्शन है। अब ये डिटेंशन वर्ड का मतलब आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए डिटेंशन 2 तरह की होती है ना। डिटेंशन में एक तो होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, दूसरा है प्यूनिटिव डिटेंशन। तो जो प्रिवेंटिव है, नाम से ही समझ आ रहा है इसमें रोकने का काम किया जाएगा। यहाँ पे पर्टिकुलर गोल क्या है? गोल इज टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम कमिटिंग अ पोटेंशियल ऑफेंस इन द फ्यूचर। यहाँ पे फोकस क्या है कि वो उन्हें रोका जाए नुकसान करने से, ना कि पास्ट एक्ट पे पनिश किया जाए। जैसे मान लो किसी पर्सन पे शक है, ए नाम के पर्सन पे, कि ये रायोट फैलाने वाला है, तो उससे उस चीज़ को करने से पहले ही उस पर्टिकुलर एरिया में डिटेन कर दिया जाए कुछ टाइम के लिए, ताकि प्रिवेंटिव डिटेंशन के थ्रू उस पर्टिकुलर हार्म को रोका जा सके। प्यूनिटिव डिटेंशन अलग है। प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब है कि अगर किसी पर्सन ने क्राइम किया है तो उसे उस हिसाब से पनिश किया जाए। जैसे अगर किसी ने चोरी करी है तो उसे उस हिसाब से इम्प्रिजन किया जाए। बहुत सिंपल सा टर्म है। तो यही बोल रहे हैं इसमें कि नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट, नोर शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर। यानी अपनी मर्जी से आप जो लीगल प्रैक्टिशनर हैं उनसे डिस्कस करके अपने केस को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। और दूसरी बात तो ये कि अगर किसी पर्सन को अरेस्ट और डिटेन किया गया है कस्टडी में, तो उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। ये भी ध्यान रखिएगा 24 आवर। ऑप्शंस में क्या करते हैं ना, वो 7 डेज लिख देते हैं, 3 डेज लिख देते हैं, तो हमें याद रखना है 24 आवर के अंदर। हाँ, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। अगर कोई एनिमी एलियन का है तो फिर ये प्रोटेक्शन थोड़ी ना दी जाएगी, है ना। प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो भी नहीं। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ही है कि उसे पोटेंशियल क्राइम यानी फ्यूचर क्राइम करने से लिए रोका जा रहा है, तो फिर ये प्रोटेक्शन कैसे मिल पाएगी? फिर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का क्या पर्पस होगा, है ना। देन ये देखो आप 23, आप जानते ही हो ह्यूमन बीइंग की ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर, 2 टर्म यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दूसरा फोर्स्ड लेबर।
इन चीज़ों को प्रोहिबिट किया गया है, रोका गया है। अगर इस तरह का कोई भी फोर्स्ड लेबर या उससे सिमिलर किसी तरह का कोई काम करवाया जाता है तो ये इलीगल है, ऑफेंस पनिशेबल है। ये एक ऐसा ऑफेंस है जो पनिशेबल है। देन इसमें जो आर्टिकल 24 है ये क्या कहता है कि फैक्ट्रीज़ में या कोई हजार्डस एक्टिविटीज़ है, कोई ख़तरनाक गतिविधियां हैं तो उनमें एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट करता है ये। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो इसमें देखिए क्या है, आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, लेट मी एक्सप्लेन। तो इसमें देखिए जो पहला पार्ट है वो कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि इनर फ्रीडम होगी इंडिविजुअल की कि वो अब गॉड के साथ कैसे रिलेशन रखना चाहता है वो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकता है ना। देन इसके बाद राइट टू प्रोफेस, यानी अपने रिलीजियस बिलीफ को, अपने फेथ को ओपनली फ्रीली डिक्लेयर कर सकता है। देन इसके बाद है राइट टू प्रैक्टिस, रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल, सेरेमनीज वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं। देन है राइट टू प्रोपेगेट, अपने विचारधाराओं को ट्रांसमिट कर सकते हैं, डिसेमिनेट कर सकते हैं अपने रिलीजियस बिलीफ्स को। तो ये बात है आर्टिकल 25 की। लेकिन जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इसके एक्सेप्शन से पूछते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो ये बात तो हमें समझ आ गई कि आर्टिकल 25 ना केवल रिलीजियस बिलीफ की बात करता है बल्कि रिलीजियस रिचुअल्स यानी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की भी बात करता है। लेकिन ये जो राइट्स हैं वो सभी सिटीजन्स को भी दिए गए हैं, सभी पर्सन को दिए गए, यानी इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि केवल सिटीजन को ही दिए जाएं, सिटीजन नॉन सिटीजन हर किसी को दिए गए हैं। बट एक्सेप्शन से यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविज़न रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। इसका क्या मतलब है, स्टेट के पास ये आज़ादी है या स्टेट परमिटेड है कि वो रेगुलेट कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है किसी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल या फिर अदर सेक्युलर एक्टिविटी को विद रिलीजियस प्रैक्टिस। पहली चीज़। दूसरी तो ये कि ये स्टेट प्रोवाइड भी कर सकती है सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म को, या फिर ओपन कर सकती है हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ हिंदूज। तो इसे ये समझ आ रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिविजुअल के हाथों में पावर है, स्टेट के पास ये परमिशन है, स्टेट इज परमिटेड टू रेगुलेट और रेस्ट्रिक्ट एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी। और दूसरा तो ये कि स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म। तो ये पूछते हैं तो ध्यान रखिएगा कि स्टेट के पास ये भी पावर है कि वो रिफॉर्म कर सके या थ्रो ओपन कर सके हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को। आर्टिकल 25 में दो एक्सप्लेनेशन भी हैं। एक तो ये कि वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान इज़ टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन, और दूसरा ये कि द हिंदूज इन दिस कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट। तो यहाँ पे जो टर्म यूज़ किया गया ना हिंदूज, उनमें सिख भी इंक्लूडेड है, जैन भी इंक्लूडेड है और बुद्धिस्ट भी इंक्लूडेड है। अब इसमें जो दूसरा पार्ट है जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आता है, जो कि आर्टिकल 26 है हमारा, ये भी समझ लेते हैं। आर्टिकल 26 ये कहता है कि हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन यानी हर एक रिलीजियस एंटिटी के पास कुछ राइट्स हैं। पहला तो ये कि वो अपनी मर्जी से इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं, है ना। इसके बाद कोई भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को वो ओन कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ को एडमिनिस्टर कर सकते हैं अपने रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग। बट हाँ, वो कानून के तर्कसंगत होना चाहिए। तो ये बात है आर्टिकल 26 की। तो एक लाइन में हम कहें तो रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने की आज़ादी देता है हमारा आर्टिकल 26। 27 में क्या बात की गई है, नो पर्सन सेल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी इंसान को मजबूर नहीं किया जाएगा कि एक धर्म को लेकर वो पर्टिकुलरली टैक्स पे करें। इस चीज़ से आज़ादी है ना। 28 में क्या बात की गई है, 28 में ये कहा गया है फ्रीडम एज टू रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन उन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में नहीं दिया जाएगा जो स्टेट के द्वारा होली फंडेड है। ठीक है, ये बात तो आप जानती हो। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कोई इंस्टीट्यूशन अगर इस्टेब्लिश्ड है किसी ट्रस्ट के थ्रू या इंडोमेंट के थ्रू तो उनमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, है ना। और किसी को मजबूर करके रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता बिना उनके कंसेंट के। तो ये चीज़ आर्टिकल 28 है। देन 29 की बात करते हैं। 29 में क्या कहा गया है, तो 29 ये कहता है
कि कोई भी सेक्शन, एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, अ स्क्रिप्ट और कल्चर शेल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। भारत के किसी भी एरिया में आप रहते हैं और किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को या स्क्रिप्ट वगैरह को फॉलो करते हैं, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप उस चीज़ को कंजर्व करके, संरक्षित करके रखें, है ना। और कोई भी सिटीजन को मना नहीं किया जाएगा किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में एंटर करने से जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन्ड है, सिर्फ रिलीजन, रेस, कास्ट वगैरह के बेस पे, है ना। यानी धर्म के आधार पे, रिलीजन यानी रेस, कास्ट, इन चीज़ों के आधार पे या लैंग्वेज के आधार पे अगर स्टेट फंडेड कोई इंस्टीट्यूशन है तो किसी भी पर्सन को नहीं रोका जा सकता है। सो ये बात है। देन इसमें आप 2 वर्ड ध्यान रख लीजिएगा, अभी तो वो चीज़ हम सारी डिस्कस करेंगे ही। एक तो है रिलीजियस माइनॉरिटी और दूसरी है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। 2 तरह के माइनॉरिटी की बात करता है आर्टिकल 29। देन 30 में कहा गया है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी सभी माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट है कि वो इस्टेब्लिश कर सकें और एडमिनिस्टर कर सकें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपनी चॉइस से, है ना। और 30 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि माइनॉरिटी के एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात करता है। देन आर्टिकल 31 है, तो 31 देखो कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता था, इसे भी हटा दिया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा। अब यहाँ आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, इनिशियली मैंने आपको 19F के बारे में बताया था, अब ये 31 है, तो इसे समझ लेते हैं। देखिए 19(1)F जो है और जो 31 है, ये ओरिजिनली सिटीजन्स को ये राइट टू प्रॉपर्टी देता था, यानी संपत्ति का अधिकार। 19(1)F कैसे अलग था? देखिए 19(1)F में ये बात की गई थी कि सिटीजन के पास ये राइट होगा कि वो एक्वायर कर सकें, है ना, होल्ड करके रख सकें या डिस्पोज कर सकें प्रॉपर्टी को, और एज अ फंडामेंटल राइट। जबकि 31 में ये बात की गई थी कि प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट डिप्राइवेशन ऑफ प्रॉपर्टी विद कंपेंसेशन, एलोविंग द स्टेट टू टेक अवे प्राइवेट प्रॉपर्टी ओनली फॉर पब्लिक पर्पसेस। समझ आ रही है आपको ये बात? मैं ये कह रहा हूँ कि 31 में कहा गया था कि आपके प्रॉपर्टी को कोई नहीं छीन सकता है, कोई नहीं ले सकता है। अगर स्टेट ले भी रही है तो आपको कंपनसेशन देगी, और स्टेट लेगी तो केवल और केवल पब्लिक पर्पसेस के लिए लेगी। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है? हालांकि आप जानते ही हो 44th अमेंडमेंट से इन दोनों को हटा दिया गया, मतलब हटाया क्या गया, फंडामेंटल राइट से हटा करके एक लीगल राइट में डाल दिया गया 300A के तहत, तो ध्यान रखिएगा। देन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। देखिए 32 में बात की गई है रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट, तो इसे ही हार्ट एंड सोल कहा गया है। क्यों कहा गया है? बिकॉज अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट को अप्लाई करवाने के लिए, और इसी के बेस पे रिट्स भी जारी करते हैं, और इन रिट पर हम अलग से डिस्कशन करने वाले हैं। देन 33 की बात करें तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस वगैरह, उस पर किस तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट अप्लाई होंगे। ठीक है, ये चीज़ पार्लियामेंट के हाथों में है कि कितने हद तक, किस एक्सटेंट तक फंडामेंटल राइट्स अप्लाई होंगे। देन 34 में बात की गई रेस्ट्रिक्शन ऑन राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट वाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया, तो ये सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करने की परमिशन देता है ड्यूरिंग द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ। 35 में बात की गई है लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, यानी पार्लियामेंट के हाथों में ये पावर है कि पार्ट 3 के प्रोविजंस को लेकर कानून को किस तरह से इंप्लीमेंट करवाने हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि 6 फंडामेंटल राइट जो दिए गए हैं उनमें कौन सा शामिल नहीं है। राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बड़ा ही आसान है। तो राइट टू इक्वेलिटी है, हम जानते हैं 14 से 18, एक्सप्लॉयटेशन भी है ना, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह भी इंक्लूडेड है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन भी खास तौर से है मेंशन, बट राइट टू प्रोटेस्ट नहीं है। और इसमें यही कह रहे हैं कि जो राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। हालांकि असेंबल पीसफुली की बात है आर्टिकल 19 के अंदर। दूसरा देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग ड्राफ्टेड द रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स फॉर कराची सेशन इन 1931। ये भी आसान है, हिस्ट्री में हमने कई बार डिस्कस किया है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने फंडामेंटल राइट्स के ड्राफ्ट को, रेजोल्यूशन जो हुआ फंडामेंटल राइट्स को लेकर, उसे ड्राफ्ट करा था। और जो कराची सेशन है ये 1931 में हुआ था, और इसे चेयरमैनशिप किनके द्वारा मिली? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी चेयरमैन थे। तो ये ध्यान रखिएगा, कराची सेशन के चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देन ये देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एट्सेट्रा, यानी जो आर्टिकल 15 है, ये किस पर्टिकुलर राइट के अंदर क्लासीफाइड है? सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है।
तो आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी के अंदर शामिल है। सो आंसर इज डी। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ये बड़ी आसान सवाल है। अगला देखिए, राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स। तो ये मैंने आपको बताया ना 14 से 18 तक, तो यही 5 आर्टिकल हैं। तो अच्छा, ये तो बहुत ही आसान है, 2002 का है, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन। सो आंसर इज ऑप्शन सी। अगला देखिए, इसमें कह रहा है राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड जो प्रोविजन है 14 से 18 है। अब इसमें कौन कौन से राइट शामिल हैं, ये CAPF का क्वेश्चन है। तो सिविल सर्विसेज में भी कई बार पूछा गया ये। पहला कह रहे हैं प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। दूसरा कह रहे हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये आप जानते हो, ये 15 है आर्टिकल। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर की समानता, यह आर्टिकल 16 है। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स टू माइनॉरिटीज़ के जो एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स है वो 29 में है ना। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये 17 में है। तो 14 से 18 के बीच कौन कौन आ रहा है, ये है, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। 29 तो शामिल नहीं है, तो 3 को आप हटा दो, ये हट गया, ये हट गया, आंसर आ गया ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4। 1, 2 एंड 4 ईजी है, काफ़ी ज़्यादा ईजी है एक्चुअली। अगला देखिए, फंडामेंटल राइट्स की कौन सी कैटेगरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी के एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के रूप में देखती है। तो ये आप जानते हो, अनटचेबिलिटी यानी हर तरह के छुआछूत को निषेध रखा गया है आर्टिकल 17 में, और ये 14 से 18 के बीच आता है। और 14 से 18 जो है वो बात करता है राइट टू इक्वालिटी की। सो आंसर इज ऑप्शन डी। 2020 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, CISF में ही पूछा गया 2024 में। इसमें कह रहा है आर्टिकल 14 के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहला कह रहा है इक्वालिटी बिफोर लॉ इज गारंटी टू सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। देखो एक बात मैं बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो 5 आर्टिकल है ना, ये केवल इंडियन सिटीजन को है। इसके अलावा जो भी फंडामेंटल राइट है वो इंडियन सिटीजन और फॉरेनर दोनों को है। ठीक है, आसान सी बात है, आपने कई बार इसे पढ़ा होगा। अब इसमें जो पहला ही आर्टिकल है वो तो आर्टिकल 14 है, दैट मीन्स ये सिटीजन और फॉरेनर दोनों को है। तो ये कह रहे हैं कि केवल सिटीजन, केवल भारतीय नागरिक को है ये, तो ये हो जाता है गलत, और इस तरह से आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। फंडामेंटल राइट अवेलेबल ओनली टू सिटीजन इज 15, 16, 19, 29, 30, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज इन 14। सो इस तरह से ये हो जाता है गलत। बाकी आप देखो, हाँ आसान से स्टेटमेंट है, कोई भी पर्सन इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है उन्हें विद इन द टेरिटरी, सही बात है। और स्टेट सेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। स्टेट सेल नॉट डिनाई टू नॉन सिटीजन इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी बात सही है। तो दोनों को ही, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को देखने को ये प्रोविजन मिलता है। देन ये देखिए, आर्टिकल 14 के बारे में कह रहे हैं, उम्मीद है आपके क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। पहला कह रहे हैं कि आर्टिकल 14 वुड अप्लाई ओनली व्हेन invidious discrimination is meted out to equal and similarly circumstanced without any rational basis। invidious discrimination मतलब इंडिविजुअल के बेस पे। दूसरा कह रहा है आर्टिकल 14 गारंटी करता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आंसर इसका सी है, दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट सही है। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आर्टिकल 14 में बात यही की गई है कि इंडिविजुअल के बेसिस पे अगर इक्वली और सिमिलरली सर्कमस्टेंसेज में वो है, एक तरह की परिस्थिति में वो है, तो उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आर्टिकल 14 ये भी गारंटी करता है इक्वलिटी फॉर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये तो दो मुख्य बातें हैं ना आर्टिकल 14 की, सभी जानते हैं। सो इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन। इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन, ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है 2023 का। इसे लेके बहुत डिबेट हुआ था, बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे थे। इसका सही आंसर है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखिए जो डिफरेंस है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में, ये इसकी जस्टनेस और फेयरनेस पे डिपेंड करता है। देखिए जस्ट एंड फेयर लॉ क्या है, वो नियम, वो पर्टिकुलर लॉ जो नेचुरल जस्टिस को मानता है वो जस्ट और फेयर है। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो जस्ट एंड फेयर है। इसके अलावा एक्सेप्ट दिस एवरीथिंग इज सेम बिटवीन दीज टू स्टैंड्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो ये जो हम दो बातें कर रहे हैं ना, एक तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इनमें डिफरेंस आ रहा है इसके जस्टनेस और फेयरनेस के बेस पे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई सा भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, रॉलेट एक्ट। अब इसे तो सही सोच के पास करा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लेकिन क्या इसका एप्लीकेशन फेयर था? बिल्कुल नहीं। तो दैट मीन्स एप्लीकेशन किस तरह से हो रहा है उस लॉ का, उसे अप्लाई कैसे किया जा रहा है, वो चीज़ एट द एंड मैटर करती है। और वही चीज़ डिपेंड करती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बेस पे, जो कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के आधार पे काम करता है। आई होप आपको समझ आया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड टू अ पर्सन। तो कौन सा अधिकार नहीं दिया गया। पहला कह रहे हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। दूसरा, टू रिफ्यूज टू गिव हीज हर सैंपल ऑफ हैंडराइटिंग एज एविडेंस टू सपोर्ट अ प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट हिम, टू एक्ट एज अ विटनेस अगेंस्ट हिम, राइट नॉट टू बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ अ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड एज एन ऑफेंस। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है। बात कुछ ऐसी, ये तो आप जानती हो, नो डबल जेपार्डी है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो आंसर इसका सी इसलिए है क्योंकि खुद के खिलाफ आपको विटनेस नहीं बनाया जा सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है। तो इसमें वही कह रहा है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन आपको मिलता है, यानी किसी भी पर्सन को उसी के खुद के खिलाफ कंपेल करके विटनेस यानी गवाह नहीं बनाया जा सकता है। आसान है। आर्टिकल 20 में 3 जो आपको प्रोटेक्शन दिए गए हैं उसी में से ये एक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट गारंटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज अ फंडामेंटल राइट। पहला कह रहा है राइट टू इक्वालिटी, हाँ है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। राइट टू प्रॉपर्टी आपको मैंने बता दिया है, इसे हटा दिया गया है ना, तो ये नहीं है। राइट टू कैरी ऑन ट्रेड एंड बिजनेस। अगला देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज द राइट टू प्रॉपर्टी अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। 300A। इन विच पार्ट एंड चैप्टर वॉज द राइट टू प्रॉपर्टी इंसर्टेड। देखो एक बात तो हमें पता ही है कि इसे किस पर्टिकुलर पार्ट में डाला गया, ये याद रख लीजिए, पार्ट 12 में डाला गया। ठीक है, यहाँ से आंसर निकल जा रहा है, पार्ट 12 के चैप्टर 4 में डाला गया है। तो ये दोनों चीज़ें याद रख लीजिए क्योंकि ये लीगल राइट है प्रेजेंटली। आर्टिकल भी आपको पता ही है, आर्टिकल में पूछा नहीं, मैं बता देता हूँ। 300A, हाँ ये देखो आप, है ना 300A, पर्सन नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, ये चैप्टर 4 में। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। लीगल राइट है या नहीं, या फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट तो नहीं है, ये बात तो हम जानते हैं। नीदर फंडामेंटल नो लीगल, ये बात भी ये गलत बोल रहे हैं, हमें पता है ये लीगल राइट है। अब लीगल राइट तो है, लेकिन ये किस तरह का लीगल राइट है, क्या सभी पर्सन के लिए है या केवल सिटीजन के लिए। तो ये तो आप समझ ही सकते हो ना, ये तो आप बहुत ईजिली समझ सकते हो कि ये सभी पर्सन के लिए है। और इसका रीज़न क्या है, रीज़न बहुत सिंपल है, 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल इंडियन सिटीजन को दिए गए हैं। इसके अलावा बाकी जो राइट्स हैं वो फॉरेनर्स के लिए भी हैं। कुछ स्टेटमेंट्स हैं और उसके बेस पे आपको आंसर करना है। पहला कह रहे हैं 301 रिलेटेड है राइट टू प्रॉपर्टी के साथ, गलत, 300A रिलेटेड है राइट टू प्रॉपर्टी के साथ, तो 1 हट गया। दूसरा कह रहा है राइट टू प्रॉपर्टी लीगल राइट है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है, हाँ सच बात है ये। तीसरा कह रहे हैं 300A वाज इंसर्टेड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर बाय 44th। देखो ये तो आपको पता ही होगा, 42nd के टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, 44th के टाइम पे कांग्रेस नहीं जनता गवर्नमेंट थी, तो 3 हो जाता है गलत। आंसर निकल के आता है ऑप्शन A 2 ओनली, है ना, आंसर इज ऑप्शन A 2 ओनली। बाकी चीज़ें देखो यहाँ सारा मेंशन है। 301 क्या बात करता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज एलिमिनेटेड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। CDS में ही पूछा, NDA में ही पूछा, पहले भी कितनी बार पूछा गया, कोई पेपर नहीं है जो ये टॉपिक ना पूछा गया हो। तो UPSC को बहुत मोहब्बत है इस टॉपिक से। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी इसका आंसर है ना, 44th अमेंडमेंट में एलिमिनेट कर दिया गया बाय जनता पार्टी गवर्नमेंट। सो आंसर इज ऑप्शन C। ये आप देख लो, 1978 में हुआ है ये अमेंडमेंट, ईयर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राइट टू प्रॉपर्टी नॉक्ड ऑफ यानी हटा दिया गया फ्रॉम लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट की श्रेणी से, फंडामेंटल राइट के लिस्ट से हटा दिया गया। बाकी आप इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जानते ही हो। 61st अमेंडमेंट में वोटिंग राइट को रिड्यूस कर दिया गया। देन 86th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। अगला देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट एम्बॉडीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कौन सा हमारा मूल अधिकार नहीं है, ये आपने बताना है। राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन भी है, और ये CDS का क्वेश्चन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये फंडामेंटल राइट तो नहीं है। बाकी आप आर्टिकल वगैरह भी जानते ही हो। कौन सा फंडामेंटल राइट नॉन सिटीजन को अवेलेबल है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो देखिए इक्वालिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल का पार्ट है, आर्टिकल 14 का। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन 15 का, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अवसर की समानता 16 का,
प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी 21 का। वैसे आपको इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है, ये कह रहे हैं नॉन सिटीजन को, तो हमें पता है कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये नॉन सिटीजन को नहीं दिए गए हैं, है ना, ये केवल इंडियन सिटीजन के लिए। तो ये कह रहे हैं कौन सा नॉन सिटीजन को अवेलेबल है, तो क्या 14 अवेलेबल है? हाँ है। क्या 15 अवेलेबल है? नहीं। क्या 16 अवेलेबल है? 16 भी अवेलेबल नहीं है। क्या 21 अवेलेबल है? हाँ है। तो पूछ रहे हैं कौन सा अवेलेबल है, यानी 1 और 4 अवेलेबल है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। ईजी है, कर लोगे, आंसर इज ऑप्शन बी। फिर पूछ रहे हैं वही सेम सवाल कि कौन सा नॉन सिटीजन को अवेलेबल है। अच्छा, ये CDS 2015 में पूछा, फिर 2021 में, बहुत पूछते हैं ये, है ना, आप देख सकते हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये 19 का पार्ट है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन हमने देखा 20 में है ये। देन फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस जो है ये आर्टिकल 25 में है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये 16 में है। तो इन्होंने पूछा कौन सा नॉन सिटीजन को, तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये नॉन सिटीजन को हैं, यानी ये वाला नॉन सिटीजन को, सॉरी ये नॉन सिटीजन को नहीं है, यानी ये वाला नहीं है नॉन सिटीजन के लिए, ये भी नॉन सिटीजन के लिए है, ये वाला भी है और ये नहीं है। तो पूछा इन्होंने कौन सा है, यानी 2 और 3 जो है वो नॉन सिटीजन को दिए गए हैं। सो आंसर इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज गारंटीड ओनली टू सिटीजन एंड नॉट टू फॉरेनर, है ना, ये आप देखो स्टेट पीसेस वगैरह में बहुत पूछते हैं। तो इसमें से कौन सा होगा? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्योंकि ये आर्टिकल 19 है और आप जानते ही हो आर्टिकल 19 हम फॉरेनर्स को नहीं दे सकते हैं कंप्लीटली। अगला देखिए, असर्शन और रीजन। डॉक्टर अंबेडकर हैड डिस्क्राइब आर्टिकल 32 एज द वेरी सोल ऑफ इट, ये संविधान की आत्मा है। और रीजन ये कह रहे हैं कि ये इफेक्टिव रेमेडी देता है अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। आसान क्वेश्चन है, आप जानते ही हो, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और ये चीज़ आर्टिकल 32 में देखने को मिलती है। इस वजह से ये पूरी उसकी आत्मा है ना, क्योंकि हमने राइट्स की तो बात कर दी, अब राइट्स का वायलेशन होगा तो इसको कौन देखने वाला है? तो इसको हमारा आर्टिकल 32 देखने वाला है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। अगला देखिए, who among the following filed the writ petition that led to the famous verdict of Supreme Court of India recognizing the right to privacy। ये बहुत ही फेमस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जस्टिस केएस पुट्टास्वामी जजमेंट है, बहुत ही फेमस, जिसमें ये कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी आपके फंडामेंटल राइट का पार्ट है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहला कह रहे हैं ये गारंटीड करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को। दूसरा ये कि नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि राइट टू वाटर फंडामेंटल राइट नहीं है बल्कि लीगल राइट है। तीसरा ये कि राइट टू वाटर राइट टू लाइफ से आता है। और चौथा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा एक्सेस टू क्लियर वाटर इज अ नेचुरल राइट। आप एक बात बताइए, ये जो राइट टू लाइफ है इसके अंदर क्या जीवन जीने के अधिकार के अंदर सिर्फ एक बात शामिल है? नहीं, इसमें डिग्निटी के साथ गरिमा पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल है ना। तो इसमें जो सेकंड और थर्ड है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। मैंने आपको बताया दो स्टेटमेंट अगर आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट बात कर रहे हैं तो दोनों कैसे सही हो सकते हैं। यहाँ इन्होंने कहा कि राइट टू वाटर फंडामेंटल राइट नहीं है, और यहाँ कह रहे हैं राइट टू वाटर राइट टू लाइफ से आता है। तो राइट टू लाइफ तो खुद फंडामेंटल राइट है, राइट, अंडर आर्टिकल 21। तो सेकेंड यहाँ पे गलत हो जाता है। जीवन जीने के अधिकार के अंदर साफ पानी पीने का अधिकार भी तो शामिल है, तो सेकेंड हो गया गलत, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट है ना कि लीगल। तो सेकेंड आप हटा दो। देन इसके बाद कह रहे हैं राइट टू वाटर इज इन्फर्ड फ्रॉम राइट टू लाइफ, सही बात है ये, तो तीसरा आप इंक्लूड कर लो। सो आंसर निकल के आ चुका है ऑप्शन ए। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट एक्सेस टू क्लियर वाटर इज अ नेचुरल राइट, नहीं भाई ये फंडामेंटल राइट है, दैट्स इट। नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इट वाज हेल्ड दैट वाटर इज द बेसिक नीड फॉर द सर्वाइवल। आप जानते हो जीवन जीने के लिए पानी बहुत जरूरी है, पानी अनिवार्य है इनफैक्ट, तो ये राइट टू लाइफ एंड ह्यूमन राइट का पार्ट है। नेक्स्ट, अब देखो एक तरह के क्वेश्चन मैंने एक जगह पे फिल्टर कर दिए हैं, जैसे ये भी आप देखो तो दो स्टेटमेंट है। आप जानते हो जेके पीसीएस के क्वेश्चंस कितने शानदार होते हैं। पहला कह रहे हैं डिफेमेशन इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी जो डिफेमेशन है ना वो एक रेस्ट्रिक्शन है, यानी डिफेम आप नहीं कर सकते हो क्योंकि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर शामिल नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहे हैं जो राइट टू रेपुटेशन है ये इनहेरेंट राइट है अंडर आर्टिकल 19। तो ये बात तो हम जानते ही हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं जिसमें डिफेमेशन भी शामिल है, तो पहला हो जाता है सही। अभी हमने ये डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। और जो दूसरा कह रहे हैं राइट टू रेपुटेशन, देखिए ये ना 19 नहीं 21 का पार्ट है। अभी मैंने आपको बताया राइट टू प्राइवेसी है ना, राइट टू रेपुटेशन, इसके अलावा राइट टू गेट क्लियर वाटर, ये सारी चीज़ें 21 का ही पार्ट है, क्योंकि राइट टू लाइफ एंड ह्यूमन डिग्निटी को इंक्लूड करता है ये सारी चीज़ें। सो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही है, क्योंकि दूसरा गलत और पहला सही।
एज पर द सुप्रीम कोर्ट द राइट टू रेपुटेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट। अगला, कौन सा फंडामेंटल राइट, अच्छा ये क्वेश्चन तो अंत ही नहीं हो रहा है, हर तरह के पेपर में पूछ लिया गया है। पहला कह रहा है राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो ये 16 में है, ये 14 में है, ये 25 में है और ये तो 19 में लिख ही दिया इन्होंने। तो कौन कौन सा केवल अवेलेबल है इंडियन सिटीजन को, तो 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। दैट मीन्स हमारे आंसर में ये आएगा, इसके बाद ये आएगा और ये दोनों नहीं आएंगे। तो 1 and 4 कहाँ है, ऑप्शन बी में है। अगला देखिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कह रहा है जो आर्टिकल 15 है ये अवेलेबल है बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर को, तो क्या ये बात सच है? 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल और केवल सिटीजन को है, तो यहाँ इन्होंने कहा फॉरेनर्स को भी, तो गलत, पहला हटा दो। फिर अब तीसरा तो देखो ऑब्वियस है, सही हो जाता है, हमें बस दूसरा चेक करना है। 16 इज अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, सच बात है ये। अब देखो 16, 15 ये सारा सिर्फ इंडियन सिटीजन को ही अवेलेबल है, तो दूसरा हो जाता है सही। सो आंसर निकल के आ गया ऑप्शन बी 2 and 3। तो तीसरा सही है, आप जानते ही हो आर्टिकल 21 सिटीजन को भी है, नॉन सिटीजन को भी है। सो आंसर इज बी। अब तो आपको रट गई होंगी चीज़ें, तो ये होता है PYQs का सही यूटिलाइजेशन। अगला देखिए, इसमें कह रहे हैं कि कौन सा फंडामेंटल राइट केवल इंडियन सिटीजन को दिया गया है, फॉरेनर्स को नहीं। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। तो इसका मतलब कौन सा नहीं है, तो 19 नहीं है, ऑप्शन बी। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 इज नॉट अवेलेबल टू एनिमी एलियन को, अ पर्सन डिटेन्ड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। याद करिए मैंने आपको बताया है कि 22 में अरेस्ट के खिलाफ कुछ प्रोटेक्शन है, बट एनिमी एलियन को तो नहीं दिए जाएंगे ना ये, क्योंकि वो शत्रु देश के हैं, तो फिर वो तो आप उन्हें कैसे दे सकते हो ये प्रोटेक्शन। या फिर अगर किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किया गया है तो उसे ये नहीं कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना है, इसका तो मतलब ही यही है ना कि उन्हें किसी फ्यूचर में क्राइम करने से रोका गया है। तो ये दो तो बिल्कुल सही है। फॉरेनर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, फॉरेनर या ओवरसीज है तो क्या बात है, एनिमी एलियन का बस नहीं होना चाहिए। सो आंसर इज ए। इजी है, अभी हमने डिस्कस किया। बेयर एक्ट से आप सारे क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स धुआं कर सकते हैं। अगला देखिए, हाँ ये मैंने लिख दिया, देखो नथिंग इन क्लोज टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी एलियन टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। कौन सा फंडामेंटल राइट नॉन सिटीजन को, ये तो सवाल ही नहीं थम रहे। फ्रीडम ऑफ स्पीच 19, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन ये तो 20 था, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस 25, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें इन्होंने पूछा कौन सा नॉन सिटीजन को है, तो 19, 15, 16, 19, 29 और 30 ये जो है वो नॉन सिटीजन को नहीं है। दैट मीन्स ये नहीं है और इसके अलावा ये भी नहीं है, ये दो तो हैं। सो आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3। अगला देखिए, कौन सा पार्ट नहीं है फंडामेंटल राइट का, और ये भी CDS का क्वेश्चन है। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ये तो 23 में है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये 24 में है। देन इसके बाद कह रहे हैं पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ नहीं ये DPSP का पार्ट है, ये DPSP का पार्ट है। सो आंसर इज सी। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हाँ आप कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए CAPF का है, इसमें कह रहे हैं कौन सा फंडामेंटल राइट के अंदर शामिल नहीं है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, हाँ है ये। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर ये तो अभी पढ़ के आए हैं 23 में, आर्टिकल 23 में है। इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक नहीं ये DPSP का पार्ट है। इसके बाद कह रहे हैं प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ पीपल स्पेशली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ये भी DPSP है। तो इन्होंने पूछा कौन सा शामिल नहीं है, तो 3 and 4 होगा आंसर। बहुत लोग सोचेंगे आसान क्वेश्चन है, हड़बड़ी में फर्स्ट मार्क कर देते हैं, ऐसा होता है दोस्तों, आप जानते ही हो। तो ध्यान से समझ करके तो नोट पूछा है या नहीं वो देख लेना है अपने को, क्योंकि ऐसे ईजी क्वेश्चन में फिर नेगेटिव हो जाती है ना, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अगला देखिए, कौन सा करेक्ट नहीं है। द राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 359। दूसरा ये कि जो एनफोर्समेंट है आर्टिकल 20 और 21 का, इसे सस्पेंड नहीं किया जा सकता। तीसरा जो पनिशमेंट है इट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय स्टेट लेजिस्लेशन फॉर ऑफेंसेस अंडर पार्ट 3। और चौथा फंडामेंटल राइट को एब्रोगेट नहीं कर सकते हैं बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विद रिगार्ड टू मेंबर्स ऑफ द फोर्सेज चार्ज विथ मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अच्छा क्वेश्चन है ये, आंसर इसका सी है। देखिए नॉट करेक्ट पूछा है तो सी इसलिए गलत है क्योंकि ये कह रहे हैं पनिशमेंट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेट लेजिस्लेशन। स्टेट लेजिस्लेशन की बात नहीं आएगी, पार्लियामेंट जो है वो डिसाइड करेगा पनिशमेंट्स वगैरह को अंडर पार्ट 3।
तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। बाकी आप देखो आर्टिकल 20 और 21 को इन्फोर्स मतलब सस्पेंड नहीं किया जा सकता, ये तो आप जानते ही हो। और जो राइट कन्फर्ड है बाय आर्टिकल 32, इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड बाय आर्टिकल 359(1). ये इमरजेंसी के टाइम पे मैं बताऊंगा, आसान है, ठीक है, ये भी सही है। और डी भी बिल्कुल सही है, जैसा कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि फंडामेंटल राइट को अगर एब्रोगेट करना है, निरस्त करना है कानून के द्वारा, तो ये पार्लियामेंट के द्वारा बनना चाहिए। अगला देखिए, द फंडामेंटल राइट एनसाइंड इन पार्ट 3 आर इनहेरेंट एंड कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन। यानी जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो इनहेरेंट है और उसे बुझाया नहीं जा सकता किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के थ्रू। ये किस केस से क्लियर हो गया? AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स, और चौथा है शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये आप जानते हो इसका आंसर। गोलकनाथ केस में हुआ ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं वो ऑर्डिनरी लॉ हैं और आर्टिकल 13 के अंदर आने चाहिए, और कोई भी अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं कर सकता है। और अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली निरस्त हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के तहत। यानी यहाँ पे फंडामेंटल राइट को सुप्रीम बता दिया गया है कि फंडामेंटल राइट तो किसी भी तरीके से कर्टेल नहीं किए जा सकते हैं। बट आगे चल के चीज़ें बदलती हैं, आप जानते हो बेसिक स्ट्रक्चर का जब कॉन्सेप्ट आ जाता है तो। बट इस क्वेश्चन में इन्होंने ये नहीं पूछा है, सिंपली यही पूछा है कि फंडामेंटल राइट जो है वो इनहेरेंट है और कोई भी अमेंडमेंट करके कोई भी प्रोविजन आप ले आओ, आप फंडामेंटल राइट को नहीं खत्म कर सकते हो। ये चीज़ थी गोलकनाथ में। देन अगला देखिए, कौन सा जजमेंट ये डिक्लेयर करता है कि पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर दे। तो अभी हमने पढ़ा कि गोलकनाथ केस में ये कहा गया कि पार्लियामेंट के पास पार्ट 3 को लेकर, फंडामेंटल राइट को लेकर कोई भी ऐसा कानून बनाने का अधिकार नहीं है जो उसे कर्टेल कर दे, है ना। तो सेम क्वेश्चन रिपीट कर लिया गया, लैंग्वेज बस बदल दी गई। इनफैक्ट टच भी नहीं कर सकती, अमेंड भी नहीं कर सकती, ऐसा कहा गया था। बट बहुत चीज़ें बदल गई, पूरा कंप्लीट चेंज आ गया केशवानंद भारती के जजमेंट केस के बाद। अगला देखिए, कौन सा इंक्लूडेड नहीं है इन द फंडामेंटल राइट? राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा फ्रीडम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है एज अ फंडामेंटल राइट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सब्सिक्वेंटली अपहेल्ड किया है कि ये फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, फ्रीडम टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। आप जानते ही हो इसका आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है, बट इसे सब्सिक्वेंटली अपहेल्ड किया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंडामेंटल राइट्स एनसाइंड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर इनहेरेंट एंड कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन। देखिए बात कुछ ऐसी है कि जब गोलकनाथ केस का जजमेंट आया तो उसमें यह कहा गया कि पार्लियामेंट पार्ट 3 को अमेंड ही नहीं कर सकती, बदल नहीं सकती पार्ट 3 के किसी भी प्रोविजन को, फंडामेंटल राइट को टच नहीं कर सकती, सैक्रोसेंट नेचर के हैं। फिर बाद में तो आप जानते ही हो चीज़ें बदल गई, केशवानंद भारती जजमेंट जो कि एक लैंडमार्क जजमेंट है, तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर का जब कॉन्सेप्ट आ गया तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। तो आंसर इसका बी है। तो इसमें ये इन्होंने कह दिया ना कि इनहेरेंट है, आप बुझा ही नहीं सकते हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ले आओ, बट फंडामेंटल राइट को आप एक्सटिंग्विश नहीं कर सकते हो। ये बात थी गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ केस में कोर्ट ने डिक्लेयर करा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो ऑर्डिनरी लॉ है ना, और ये 13 के अंदर आते हैं, आर्टिकल 13 के अंदर। तो फंडामेंटल राइट को तो आप कर्टेल कर ही नहीं सकते हो अमेंडमेंट करके। ऐसे अमेंडमेंट अगर आप कर भी देते हो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, अवॉइड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, ये CAPF का क्वेश्चन है। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अमेंड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट 3। यानी हमारे पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट की बात करता है, कोई भी पावर नहीं है पार्लियामेंट के पास इसमें अमेंडमेंट करने को लेके, यानी फंडामेंटल राइट को कोई बदलाव नहीं कर सकते हो। तो ये तो अभी मैंने आपको बताया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये चीज़ देखने को मिली। इसमें देखो इन्होंने पूछा कि कौन सा फंडामेंटल राइट में इंक्लूडेड नहीं है, तो ये तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड नहीं है, बाकी तो है ही। अगला देखिए, कौन सा फ्रीडम स्पेसिफिकली मेंशन तो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट सब्सिक्वेंटली अपहेल्ड किया गया बाय सुप्रीम कोर्ट एज अ फंडामेंटल राइट। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, ये तो है ही 19 का पार्ट। रिजाइड एंड सेटल, ये भी है। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन भी है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस, देखो इसे फंडामेंटल राइट के रूप में कंसीडर किया गया है एक ब्रॉडर एस्पेक्ट लेकर के, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो हमें मिली ही है अंडर आर्टिकल 19।
तो इसी के अंदर कह दिया गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस भी हो सकता है, क्योंकि आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो प्रेस के माध्यम से। समझ गए ना मेरी बात? बट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बाद में इसे कंसिडर किया जाता है। देन अगला ये देखो कौन सा करेक्ट नहीं है। द राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 359(1). दूसरा ये कि 20 और 21 को आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो। तीसरा ये कि पनिशमेंट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेट लेजिस्लेशन फॉर ऑफेंसेस अंडर पार्ट 3। अभी इसका मतलब समझाता हूँ। चौथा ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट को अब्रोगेट किया जा सकता है, निरस्त किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट विद रिगार्ड टू मेंबर्स ऑफ द फोर्सेस चार्ज विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। देखो आर्टिकल 35 ये बेयर एक्ट है। आर्टिकल 35 में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट शेल हैव एंड द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शेल नॉट हैव। बहुत ध्यान से इसे समझिए, पार्लियामेंट के पास होगा बट स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं होगा। कौन सा पावर नहीं होगा भाई? पहला तो ये कि विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर विच अंडर क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 32, 33 एंड 34 मे बी प्रोवाइडेड फॉर बाय लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। दूसरा ये फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफेंसेस अंडर दिस पार्ट। समझ आया इसका मतलब? तो ये बेयर एक्ट से क्वेश्चन को लिफ्ट करते हैं। कितना शानदार क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे हैं कि पनिशमेंट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेट लेजिस्लेशन। गलत, स्टेट लेजिस्लेशन के पास ये पावर नहीं है। खास तौर से जब बात आती है कि पार्ट 3 को लेकर के इफेक्ट में लाना है तो वो पार्लियामेंट के हाथों में होगी। और इसके अलावा जो मैटर्स 33, 34 वगैरह से डील करते हैं, यानी आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट के साथ डील करते हैं, उसमें भी कानून बनाएगी पार्लियामेंट। इसका रीज़न आप बखूबी समझते हो, क्योंकि जो आर्म्ड फोर्सेस की पोस्टिंग है वो इंडिया में कहीं भी हो सकती है। तो किस पर्टिकुलर स्टेट को ये राइट मिले, है ना? तो ये राइट पार्लियामेंट के पास होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सुप्रीम चीज़ है। तो इस हिसाब से इसे देखा जाता है। तो इसका मतलब समझ आ गया कि जो स्टेट लेजिस्लेशन है इनके पास ये पावर नहीं है, बल्कि ये पार्लियामेंट के पास है। ये स्टेटमेंट भी समझा देता हूँ। द राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 359। द राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 32, जो कि 32 में क्या कहा गया है? यही कहा गया है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बट जब इमरजेंसी लगाई गई है उस टाइम तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर दिया जाता है, सिर्फ 20 और 21 को छोड़ के। तो क्या इस टाइम पे आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है या फिर सस्पेंड कर दिया गया? नहीं। तो यही कह रहा है ये स्टेटमेंट कि आप 359 में यानी इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंडेड रहेगा, तो उस टाइम पे आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है इस बात को लेकर के। तो इस हिसाब से ये भी सही है। हमसे गलत पूछा तो गलत सी है। अगला देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको किसी मॉक टेस्ट में नहीं मिलेंगे, ये केवल यूपीएससी नहीं पूछा है ऐसे क्वेश्चंस। अगला देखिए, इसमें कह रहे हैं कि फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट। दूसरा, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन। 97th अमेंडमेंट हुआ, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी वाज इंक्लूडेड एज राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम में राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी है, और जो प्रमोशन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का ये वन ऑफ द डीपीएसपीज के रूप में इंसर्ट किया गया है अंडर आर्टिकल 43B। तो इस हिसाब से दोनों सही है। इन्होंने कहा कि ये फॉल नहीं करता है विद इन द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये सही है, क्योंकि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का प्रमोशन है इट इज़ वन ऑफ द डीपीएसपी। अगला देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर ऑल्सो लॉज अंडर आर्टिकल 13 विच कुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड फॉर बीइंग इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट। तो अभी हमने डिस्कस किया है, इसका आंसर ऑप्शन बी है, गोलकनाथ केस। अभी हमने समझा कि अगर कोई पर्टिकुलर लॉ या अमेंडमेंट लेकर आ रही है पार्लियामेंट और वो पार्ट 3 से डील करता है तो वो ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाएगा उस टाइम पे, ठीक है, जब ये गोलकनाथ केस आया था, बहुत पुरानी बात है ये, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे। नेक्स्ट ये देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर ऑल्सो लॉज अंडर आर्टिकल 13 विच कुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड फॉर बीइंग इनकंसिस्टेंट। तो उम्मीद है आप इसका आंसर काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। गोलकनाथ केस अभी हमने पढ़ा, 1967 में जो गोलकनाथ केस आता है, इसमें इशू वही था कि गोलकनाथ की फैमिली ने चैलेंज कर दिया पंजाब स्टेट लॉ को, क्योंकि ना उनकी लैंड ओनरशिप को लिमिट कर दिया गया था। ये कहा गया कि ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के। देन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट जो है, देखना कौन कौन से वर्ड यूज़ करे गए थे उस टाइम पे, ये
ट्रांसेंडेंटल है और इम्यूटेबल है, यानी इसे अमेंडमेंट करके भी नहीं छीना जा सकता है बाय पार्लियामेंट। ये चीज़ उस टाइम पे रूलिंग दी गई थी बाय सुप्रीम कोर्ट। देन बाद में तो जानते हो आप कि ओवर रूल कर दिया गया, इसे बदल दिया गया बाय लाटर जजमेंट, केशवानंद भारती केस। तो इस टाइम के हिसाब से फॉर द टाइम बिंग गोलकनाथ केस इज द राइट आंसर। तो ये यही कह रहे थे ना कि आप जो अमेंडमेंट कर रहे हो ना, ये भी तो कानून ही है अंडर आर्टिकल 13। तो इसके बेस पे आप थोड़े ना फंडामेंटल राइट को छीन सकते हो। अगला देखिए, कौन सी कैटेगरी है फंडामेंटल राइट की जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी को एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रिगार्ड करती है। तो ये 17 है और ये आता है 14 to 18 के बीच, जो कि राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है। अगला देखिए, इसमें कह रहे हैं कौन सा फंडामेंटल राइट केवल सिटीजन को है। 19 कौन कौन सा है, 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल इंडियन सिटीजन को, तो यानी ये है। देन ये नहीं है, ये भी है, और 16 भी 16 जो है वो केवल इंडियन सिटीजन को है। हाँ, सो आंसर इज 1, 3 and 4 ऑप्शन सी। अगला देखिए, कौन सा फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय माइनॉरिटीज, राइट टू बी कन्फर्ड विद टाइटल, राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो आप समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या है। टाइटल्स वाली बात नहीं है ना। अंडर आर्टिकल 18 ये कहा गया है कि टाइटल्स को ख़त्म कर दिया गया है, अलग से विशेषाधिकार आप नहीं ले सकते हो। एनडीए का क्वेश्चन है। अगला देखिए, कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल राइट रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। तो ये 24 है ना। फंडामेंटल राइट गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, एन एक्ट पास्ड बाय द पार्लियामेंट, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द जुडिशियल डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भी शानदार क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या है, देखो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे अभी हमने पढ़ा ना 359 में उसके ग्राउंड्स बताए गए हैं कि क्या होता है उस पर्टिकुलर केस में। तो इस हिसाब से प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे 20 और 21 को छोड़ करके बाकी जो फंडामेंटल राइट है उन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये क्वेश्चन आई गेस रिपीट हो गया है। हाँ, बहुत बार पूछा भी गया है ना। हाँ, ये रहा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड। तो आसान क्वेश्चन है, आप जानते हो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगला देखिए, राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द। तो राइट टू एजुकेशन कैसे जोड़ा गया, 86th अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, तो ये 23 में है, ये 24 में है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये आर्टिकल 43A में है, जो कि डीपीएसपी का पार्ट है। बाकी आप देखो तो प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ये भी तो आर्टिकल 19 का पार्ट है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violates which of the following article। तो ये कह रहे हैं एक ऐसा legislation, एक ऐसा कानून जो कि कन्फर करता है यानी अधिकार देता है एग्जीक्यूटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को एक अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर, यानी अपनी मर्जी से जो करना चाहे वो कर सकते हैं। खास तौर से जब आती है इन मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ, यानी कानून को अप्लाई करने के टाइम पे बिल्कुल अनगाइडेड डिस्क्रिशनरी पावर दे देता है, विवेकाधीन शक्तियाँ देता है कि आपको अपनी मर्जी से जो करना है करो। तो वैसा कानून किस पर्टिकुलर आर्टिकल का उल्लंघन कर रहा है, 14 का, 28 का, 32 का या 44 का। देखो इसमें ना बहुत लोग कन्फ्यूज हैं। आप एक बात समझो, अगर कोई अनगाइडेड और अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर है कानून को अप्लाई करने के टाइम पे, तो ये तो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट है। कानून के सामने बराबर का अधिकार है, बट यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से जो चाहो वो पावर चला सकते हो, है ना। जैसे मान लो किसी इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल हैं, ठीक है, उन्होंने सेम क्राइम को कमिट करा, लेकिन आप सेम कानून को अप्लाई करने की बजाय अपनी मर्जी से, यानी पार्लियामेंट अपनी मर्जी से एक को ज़्यादा पनिशमेंट दे दे और दूसरे को कम दे दे, तो ये किसका उल्लंघन हुआ, 14 का हुआ ना। सो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फॉर द कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वीमेन। तो मेन एंड वीमेन के कंप्लीट इक्वालिटी की बात कौन सा आर्टिकल करता है, 14 और 15। इसमें वही कहा गया जेंडर वगैरह के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग
atop the private buildings is a fundamental right of every citizen under। तो यह आप दिमाग लगा करके काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं कि आर्टिकल 19 में बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, जिसमें यह भी है कि आप फ्लैग वगैरह को किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के छतों में या सबसे ऊंची जगह पे लगा सकते हैं। इक्वालिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज गारंटीड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो 14 का पार्ट है। कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि किसी भी सिटीजन को वेल, टैंक, बाथिंग घाट वगैरह यूज करने से मना नहीं किया जाएगा? हमने पढ़ा ये 15 में ये चीज़ है। तो इसमें कह रहे हैं राइट टू इक्वालिटी अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 14 to 18, मतलब 14 से 18 के बीच कौन सा आता है, कौन सा शामिल है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये तो आप जानते हो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट बात कर रहे हैं ये। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं। देन इसमें कह रहे हैं एजुकेशनल कल्चरल राइट ऑफ माइनॉरिटीज़। देखिए माइनॉरिटीज़ को लेके आर्टिकल 29 और 30 हैं जो कि एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स की बात करता है। तो ये तो एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स जो हैं ये 29 और 30 में देखने को मिलते हैं। और इसमें ये कहा गया है 29 में खास तौर से कि कोई भी सेक्शन हो सिटीजन का वो अपने डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर वगैरह को बचा करके कंजर्व करके रख सकता है। और 30 में ये कहा गया है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के पास ये राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के चॉइस को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। और अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये भी तो 17 है, तो इस हिसाब से 1, 2 और 4 होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए इसमें कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 14 है जो बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, इसका फ़ायदा कौन लोग ले सकते हैं? ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग इन इंडिया। देखो इंडिया में जो भी इंडियन सिटीजन रह रहे हैं वो भी ले सकते हैं, नॉन सिटीजन भी ये फ़ायदा ले सकते हैं। तो पहला तो होगा, पहला अगर होगा तो ये हट गया। देन कह रहे हैं ऑल इंडियन सिटीजन लिविंग अब्रॉड। नहीं, बाहर रह रहे हो आप तो यहाँ का लाभ कैसे मिल पाएगा? ये तो नहीं मिल पाएगा। फॉरेनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी, हाँ फॉरेनर्स को मिलेगा अगर इंडियन टेरिटरी में। तो ऑल सिटीजन बॉर्न इन इंडिया, मान लो कोई सिटीजन इंडिया में उनका जन्म होता है, बाद में वो किसी दूसरे देश चले जाते हैं तो उन्हें 14 का लाभ नहीं मिल पाएगा। सो आंसर इज सी 1 and 3। राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो ये आप जानते ही हो राइट टू प्राइवेसी के बारे में कि आर्टिकल 21 के अंदर है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। सिविल सर्विसेज में बहुत बार रिपीट किया गया है। अगला देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल। आप जानते ही हो कौन से हैं। नेक्स्ट देखिए CDS 2003 का क्वेश्चन है। हमने किसी क्वेश्चन को नहीं एक्सक्लूड किया, आप देख सकते हैं जो रेंज हमने कवर करा है वो डाइवर्स है, ठीक है। इससे ज़्यादा एक्सटेंसिव PYQs आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ना ही किसी बुक में ना ही किसी कोर्स में, बिकॉज हमने कुछ भी स्किप नहीं किया और इसमें बहुत एफर्ट्स लगे हैं। आप समझ सकते हो इन 100-150 सवालों को इंक्लूड करने में कितना ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट लगा होगा। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, द फंडामेंटल राइट अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फंडामेंटल बिकॉज। क्यों ये फंडामेंटल है? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड और एनफोर्स किए जाते हैं। हाँ, दे कैन बी सस्पेंडेड ओनली इन मैनर प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बात सच है। दे आर एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट, हाँ ये सही है, स्टेट के अगेंस्ट में फंडामेंटल राइट आप क्लेम कर सकते हो। चौथा कह रहे हैं दे कैन नॉट बी अमेंडेड। क्यों नहीं? एनीथिंग कैन बी अमेंडेड अनलेस एंड अनटिल इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये हो गया गलत, 4 हटा दो आप, बाकी सही है। सो आंसर इज डी। अगला देखिए कौन सा ट्रू है फंडामेंटल राइट के बारे में। पहला कह रहा है राइट टू वोट अंडर आर्टिकल 326 इज अ फंडामेंटल राइट। भाई फंडामेंटल राइट तो 12 से 35 के बीच है, 326 में कैसे होंगे? तो 1 तो हट गया। देन इसके बाद सेकंड चेक करना है, अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आर्टिकल 13 है, अंडर आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल लॉज इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट मे बी डिक्लेयर वॉइड बट दिस प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू अमेंडमेंट्स मेड अंडर आर्टिकल 368। देखो 368 में जो आप संशोधन कर रहे हो, अमेंडमेंट कर रहे हो, उसको तो आप 13 में इंक्लूड नहीं कर सकते हो ना, फिर तो वही, अदरवाइज वो तो पहले ही था ना, पर्टिकुलरली गोलकनाथ केस में, बाद में तो इस चीज़ को बदला गया, तो सेकेंड हो जाता है सही। सो आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, आप आई होप आप समझ पाए। इसमें यही कह रहे हैं कि जो भी लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है या इनकंसिस्टेंट है, उससे सिमिलर नहीं है, उन्हें वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन ये आर्टिकल 368 में अप्लाई नहीं होता है। चौथा भी देख लेते हैं, तीसरा और चौथा भी। द राइट टू प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस लेज डाउन दैट अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। याद आ गया होगा आपको, खुद के खिलाफ गवाह नहीं बनाया जा सकता है।
चौथा कह रहा है नो लॉ गिविंग इफेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में बी डिक्लेयर वॉइड ऑन द ग्राउंड दैट इट इज़ इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। ये भी सही है, कोई भी लॉ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के इफेक्ट में है उसे वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है अगर वो फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाता है तो। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसाज्ड एज बीइंग पार्ट ऑफ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है, पहला कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज़ और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। तो इसमें से क्या होगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो 23 और 24 में है, सो 1 और 4 होगा आंसर। अगला देखिए, अच्छा यही सेम सवाल सिविल सर्विस में भी पूछ लिया गया था कि कौन सा एनविसाज्ड है बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सेम क्वेश्चन जो है सीडीएस 2011 का 2017 में 6 सालों के बाद रिपीट कर लिया गया। आई गेस ऑप्शन भी सेम नहीं, ऑप्शन अलग है, बाकी स्टेटमेंट सारे सेम हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। तो 1 और 4 होगा इसका आंसर, सो आंसर इज सी। अगला देखिए, कौन सा कवर्ड है अंडर द फंडामेंटल राइट, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन। फंडामेंटल राइट के अंदर ये तीनों ही शामिल है ना, सो आंसर इज ऑप्शन ए, यूपीएससी एससीआरए में पूछा गया। अगला देखिए, फंडामेंटल राइट क्या है, तो आप जानते ही हो कि फंडामेंटल राइट हमारे जस्टिसिएबल है, आंसर इज ऑप्शन ए। फंडामेंटल राइट गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सस्पेंडेड ओनली बाय नेशनल इमरजेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट। तो कौन सा ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है। देखिए, ह्यूमन राइट का मतलब है कि एक ऐसी जीवन दी जाए लोगों को जो डिग्निटी भरी हो, सम्मान भरी हो, गरिमा के साथ हो। और फंडामेंटल राइट वैसे राइट्स हैं जो डिफरेंट नेशन से रिलेटेड होते हैं टू प्रोटेक्ट द बेसिक राइट, यानी उस देश के जो बेसिक राइट्स हैं उनको अपहोल्ड करने के लिए फंडामेंटल राइट्स होते हैं। इंडिया में अगर आप देखो तो जो राइट टू एजुकेशन है ये आर्टिकल 21A के अंदर फंडामेंटल राइट भी है और राइट टू लाइफ का भी पार्ट है। तो इस हिसाब से राइट टू एजुकेशन जो ये सही आंसर है। कौन सा राइट कन्फर्ड होता है नॉन सिटीजन को भी। तो नॉन सिटीजन को क्या दिया जाता है, 15, 16, 19, 29 और 30। तो ये तो 32 है, यानी ये मिलेगा नॉन सिटीजन को, क्योंकि ये जो 5 है वही बस नॉन सिटीजन को नहीं दिए जाएंगे, ओनली सिटीजन्स के लिए होंगे, केवल भारतीय नागरिक के लिए होंगे। बाकी फ्रीडम ऑफ स्पीच आप जानते हो 19 का पार्ट है ना। देन ये ऑप्शन बी है, ये भी 19 का ही पार्ट है और ये भी 19 का ही पार्ट है। तो जो आर्टिकल 19 है ये नॉन सिटीजन को नहीं दिए गए हैं, ओनली सिटीजन को दिए गए हैं। अगला देखिए, द सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है सिटीजन को। राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट, ये कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 19 है। राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, तो सिटीजन ऑफ इंडिया को ये राइट नहीं मिला है ना, राइट टू एक्वायर होल्डर, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये लीगल राइट है। मिला तो है बट फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं मिला है। अगला देखिए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी जो फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो किन की है। सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की। देखिए, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये पावर है। क्यों, क्योंकि ये रिट जारी कर सकते हैं। अगर आपके वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट का तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकते हैं 32 और 226 के अंदर। डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट तो रिट जारी नहीं करते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, ओपनिंग हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल हिंदूज, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अगर आपने सिर्फ किसी बुक पे रिलाई करा है तो ऐसे क्वेश्चन में डिफिकल्टी आएगी, लेकिन अगर आपने बेयर एक्ट कवर किया है तो बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैंने आपको समझाया भी था अभी कि जब बात आती है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन की, तो सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ, इन चीज़ों के आधार पर इनमें एक्सेप्शंस है और सभी पर्सन को इक्वली एंटाइटल किया जाएगा। इसमें आप ध्यान से देखें तो इन्होंने कहा है प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, यानी सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म प्रोवाइड करेगा ये, और द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ हिंदूज। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें जो इन्होंने कहा कि जस्ट अ सेकेंड दिस वन,
तो इसमें जो इन्होंने कहा पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, बिल्कुल। अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म, अभी हमने देखा। ओपनिंग हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ अ पब्लिक कैरेक्टर टू ऑल हिंदूज, ये भी हमने देखा। डिफेमेशन और इंसाइटमेंट को लेकर के कोई सब्जेक्शन नहीं है। सो इसमें 4 शामिल नहीं होगा, बाकी शामिल होंगे। सो आंसर इज बी। तो ऐसे क्वेश्चन सिविल सर्विस में डेफिनेटली रिपीट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CDS 2016 का है। कौन सा करेक्ट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल बीइंग ट्राइड फॉर ऑफेंसेस? पहला कह रहा है कॉन्फेशन कैन नेवर बी यूज्ड एज एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, यानी किसी दोषी के खिलाफ उनके कन्फेशन को, जो बयान दिए गए हैं, उसे एविडेंस के रूप में कभी यूज नहीं किया जा सकता। ये बात गलत है। आंसर इसका ए है, क्योंकि गलत पूछा गया है। क्यों गलत है? देखिए, आपको पता है आर्टिकल 20 में 3 तरह के क्लोजेज हैं। जो पहला है वो कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की, यानी एक पर्सन को उस टाइम पे एग्जिस्टिंग कानून के हिसाब से ही सजा दी जा सकती है। दूसरा है डबल जेपार्डी, एक ही इंसान को 2 बार आप सजा नहीं दे सकते एक ही गलती के लिए। तीसरा ये कि जो कॉन्फेशन है ये अगर प्रेशर में लिया जा रहा है या पुलिस कस्टडी में तो ये मायने नहीं है, बट अगर मजिस्ट्रेट के सामने कोई खुद ही अपनी गलती कबूल कर रहा है तो डेफिनेटली इट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस। तो इस हिसाब से ये हो जाता है गलत, क्योंकि इन्होंने कहा है कैन नेवर बी। बाकी ये देख लेते हैं। द एक्यूज्ड मस्ट हैव वायलेटेड एन एग्जिस्टिंग लॉ, है ना, जो यानी नो एक्स फैक्टो लॉ की बात ये कर रहा है। दूसरा कह रहा है एन एक्यूज्ड कैन नॉट बी ट्राइड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस, सही बात है। द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, यानी जो सजा की मात्रा होगी, इट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन लॉ एज इट एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ कमीशन। कितनी बार ये हमने डिस्कस किया है। आर्टिकल 21 के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। CDS का क्वेश्चन 2017 का। पहला कह रहा है आर्टिकल 21 इज वायलेटेड व्हेन द अंडर ट्रायल प्रिजनर आर डिटेन्ड अंडर जुडिशियल कस्टडी फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, यानी अनिश्चित काल के लिए किसी व्यक्ति को अंडर ट्रायल प्रिजनर के रूप में डिटेन कर दिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है फॉर अंडर जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, तो ये 21 का वायलेशन है या नहीं? डेफिनेटली वायलेशन है ना। 21 का वायलेशन तो है ये। 21 is violated when the under trial prisoner are detained under judicial custody. Supreme Court has held that keeping under trial prisoner in jail for long period violates right to life. Right to life का ये उल्लंघन है। दूसरा कह रहा है right to life is one of the basic human right. हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है। Not even state has the authority to violate that right. देखो, जीवन जीने का अधिकार तो एक ऐसा अधिकार है जिसे स्टेट भी नहीं छीन सकती है ना। इसके बाद कह रहे हैं अंडर आर्टिकल 21 द राइट ऑफ अ वीमेन टू मेक रिप्रोडक्टिव चॉइसेस इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। देखिए, अगर कोई वीमेन है, उन्हें रिप्रोडक्टिव चॉइसेस लेने हैं, क्या वो उनके पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है या नहीं? तो हाँ, ये आता है। पर्टिकुलरली सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन केस में ये फाइनलाइज हुआ कि जो रिप्रोडक्टिव चॉइसेस हैं वो पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है, वीमेन की पर्सनल लिबर्टी के अंदर। तो तीसरा गलत है, बाकी दोनों सही है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। राइट टू एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मिलना चाहिए। दूसरा जो इम्पेरेटिव है ऑफ द प्रोविजन ऑफ राइट टू एजुकेशन इज दैट स्कूल्स मस्ट हैव क्वालिफाइड टीचर एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो राइट टू एजुकेशन का ये बेसिक पर्पस है, कह रहे हैं। तीसरा कहा जा रहा है देयर शुड बी अ क्वालिटी एजुकेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, यानी इन बेस पे भेदभाव नहीं किया जा सकता और क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रावधान है। अब आप सोचो कि इसमें क्या सही हो सकता है। इसका आंसर ऑप्शन ए है, यानी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन, है ना। यही तो एग्जैक्टली है आर्टिकल 21A में। देन जो इम्पेरेटिव है ऑफ द प्रोविजन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये वही है कि स्कूल्स में क्वालिफाइड टीचर्स हों और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ये भी सही है। तीसरा कह रहे हैं इक्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 22, यानी 22 में अगर किसी पर्सन को अरेस्ट और डिटेन कर लिया जाता है तो कौन सा राइट, कौन सा अधिकार उन्हें नहीं मिलेगा। राइट टू गेट बेल, राइट टू नो द ग्राउंड्स, यानी किस कारणों से, किन कारणों से उन्हें अरेस्ट किया गया है। राइट नॉट टू रिमेन डिटेन्ड बियॉन्ड 24 आवर, यानी 24 घंटे से ज़्यादा उन्हें डिटेन नहीं करके रखा जा सकता विदाउट द ऑथोरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट। चौथा है राइट टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर। आप जानते हो आसान क्वेश्चन है, ग्राउंड बताना पड़ेगा, सही बात है, मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। और राइट टू बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, ये भी सही है। राइट टू गेट बेल ये नहीं है 22 में इंक्लूडेड, है ना, ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। डिफेंडेड बाय लॉयर ये भी मेंशन्ड है और रीजन वगैरह है, बट राइट टू गेट बेल जो है ये क्रिमिनल प्रोसीजर लॉज
CRPC में देखने को मिलेगा, ना कि डायरेक्ट अंडर द फंडामेंटल राइट। कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? एनडीए का क्वेश्चन है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। तो ये सारा कुछ है आई गेस। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये दो हैं। तो 3 और 4 अगर हम देखें, अच्छा नोट पूछा है इन्होंने, तो 3 और 4 तो आंसर में आएगा नहीं, तो हम हटा देते हैं। 1 और 2 चेक करते हैं। तो राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, आप जानते हो, अमेंडमेंट करके जोड़ा गया है, तो 1 भी आंसर में नहीं होगा। बचा आंसर सी 2 ओनली। राइट टू वर्क जो है ना, ये DPSP का पार्ट है, ना कि फंडामेंटल राइट का। 21A बात करता है राइट टू एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की, और राइट टू वर्क जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, बल्कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में देखने को मिलता है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन आप जानती हो 19 में है, और राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन भी 19 में ही देखने को मिलता है। ऐसे क्वेश्चन अब आप बहुत ईजिली कर पा रहे होंगे। अगला देखिए, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन शेल हैव द राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन एक्सेप्ट सम माइनर कम्युनिटीज। यानी हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। कोई भी रिलीजन या कोई भी सेक्शन अपने मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं। तीसरा ये कि हर एक रिलीजियस कम्युनिटी के पास ये राइट है कि वो चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस से इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर सकते हैं। हर एक कम्युनिटी के पास राइट है कि वो अपने ओन अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं इन मैटर ऑफ रिलीजन। तो बात कुछ ऐसी है कि हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन के पास अपने अफेयर्स को मैनेज करने का राइट है। ये बात सही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 26 में ये कहा गया है कि जो राइट होगा एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन का विदाउट एक्सक्लूडिंग माइनर कम्युनिटीज। आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, कम्युनिटी माइनर हो या मेजर हो, कम्युनिटी माइनर हो या मेजर हो, क्या इस बेस पे भेदभाव किया जाना सही है? क्या हमारे देश में ऐसा होगा? आप सोच सकते हो, बिल्कुल भी नहीं, है ना। हम लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, सेक्युलर हैं, तो ये बात ही खत्म हो जाती है। तो 1 जो है, मतलब स्टेटमेंट ए जो है वो सही है। ये अगर आप हटा दो तो सही हो जाएगा ये स्टेटमेंट, बट हमसे गलत पूछा गया है। तो माइनर कम्युनिटीज़ हो या मेजर कम्युनिटीज़ हो, रिलीजियस डिनोमिनेशन वो अपने अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। राइट टू ओन एंड अक्वायर, ये आप जानते हो, प्रॉपर्टीज़ वगैरह वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल पर्पस के लिए देखने को मिल सकता है, ओन अफेयर्स भी मैनेज करते हैं। अगला देखिए, सारी चीज़ें मैंने प्रॉपर आर्टिकल के साथ मेंशन करके लिख दी हैं, रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। तो पहला कह रहे हैं, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड सेल बी डिटेन्ड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म। बिना उन्हें बताए अरेस्ट नहीं किया जा सकता। नो पर्सन सेल बी डिनाइड, मतलब किसी को मना नहीं किया जाएगा लीगल प्रैक्टिशनर लेने से। तीसरा ये कि एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड सेल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 वीक। नहीं भाई, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, तो यही गलत है। चौथा कहना है, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट इज नॉट अवेलेबल टू अ पर्सन इन जेल परसुएंट टू अ जुडिशियल। हाँ, ये भी सही है, साइज ये मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अगर कोई ऑलरेडी जेल में है, कोई वैलिड जुडिशियल ऑर्डर के तहत, तो उस टाइम पे फिर कैसे अप्लाई होगा आर्टिकल 22? ये तो प्रोटेक्शन उन्हें देता है जो कुछ कंडीशंस में है, तो पहले से जेल में उन्हें क्या हेल्प कर पाएगा ये। अगला देखिए, आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट की क्या डेफिनेशन है। सिविल सर्विस में भी पूछा गया है, CDS में भी, और अभी और भी बहुत सारे पेपर हुए हैं UPSC के, उनमें भी पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है। इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट्स एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़। ये मैंने आपको बता ही दिया है ना, इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CDS 2017 का है। इसमें कह रहे हैं कल्चरल और एजुकेशनल राइट के रेस्पेक्ट में कौन सी बात गलत है। नोट पे ध्यान देना है। पहला कह रहे हैं हर एक सेक्शन जो होगा सिटीजन का वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को बचा के रख सकता है। दूसरा है कि किसी भी सिटीजन को एडमिशन लेने से मना नहीं किया जाएगा किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो कि स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है या फिर स्टेट फंड से उसे मदद मिल रही है। एड का मतलब हेल्प मिल रहा है रिलीजन, रेस और लैंग्वेज के ग्राउंड्स पे, उस बेस पे। देखो, स्टेट से अगर हेल्प मिल रही है तो फिर किसी भी सिटीजन को मना नहीं किया जाएगा, है ना। अगला ऑप्शन है ऑप्शन सी, द स्टेट सेल इन ग्रांटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन ग्राउंड दैट इट इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी। कैसा बेकार स्टेटमेंट है। स्टेट क्यों डिस्क्रिमिनेट करेगा कम्युनिटी के बेस पे? तो इसमें तो यही कह रहा है ना कि स्टेट जब एड देगा तो डिस्क्रिमिनेट करेगा। नहीं, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखने को मिलेगा। चौथा ये कि ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन
और लैंग्वेज सेल हैव द राइट टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आप जानते हो आर्टिकल 29 और 30 की बात कर रहे हैं, तो ये सारे सही हैं। उसके बाद ये जो सी है ना वो गलत है। हाँ देखो 29 और 30 कल्चरल और एजुकेशनल राइट की बात करता है। तो हर एक सिटीजन का जो सेक्शन है वो अपने लैंग्वेज वगैरह को मैनेज करके रखेगा। कोई भी सिटीजन को एडमिशन लेने से मना नहीं किया जा सकता रिलीजन, रेस और लैंग्वेज के बेस पे। हमारा संविधान प्रोहिबिट करता है किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन को इन ग्रांटिंग एड टू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। और चौथा भी सही है। कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है, CDS का क्वेश्चन है। अंडर आर्टिकल 21A द स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रेन अप टू द एज ऑफ 11 ईयर्स। नहीं, ये गलत हो जाता है ना, 6 to 14 ईयर्स है। उसके बाद कह रहे हैं हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन को एब्सोल्यूट पावर है अंडर आर्टिकल 26। ये वर्ड ही गलत बनाया था, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। तीसरा कह रहे हैं ओनली रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फाइंड मेंशन इन आर्टिकल 30। आप याद करो, मैंने आपको ध्यान रखने के लिए बताया था कि माइनॉरिटी दो तरह की मेंशन है, एक रिलीजियस दूसरी लिंग्विस्टिक। तो ये सही है। इसके बाद चौथा कह रहा है पार्लियामेंट कैन नॉट एम्पावर इवन बाय लॉ एनी कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू रिट। ये तो गलत है ना, आप जानते हो पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी कोर्ट टू इशू रिट, तो ये हो जाता है गलत। सही जो बनता है ना वो सी बनता है। अंडर पार्ट 3 individuals can enforce rights guaranteed by this part when they are violated by the action of a government authority। देखो CDS का रिसेंट का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। अंडर पार्ट 3 individuals can enforce right guaranteed by this part when they are violated by not only the action of a government but also by its inaction। ये कहना चाह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति हैं, वो अपने राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं अगर कोई गवर्नमेंट उनके अधिकार को वायलेट कर रही है, उल्लंघन कर रही है तो। दूसरा ये कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स अपने राइट्स को इन्फोर्स कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट अथॉरिटी के इन एक्शन से भी प्रभाव पड़ रहा है। आप समझ पा रहे हो ना, एक तो एक्शन ले रही है गवर्नमेंट तो इनके राइट का उल्लंघन हो रहा है किसी व्यक्ति का। अगर एक्शन नहीं ले रही है, चुपचाप बैठी हुई है किसी पर्टिकुलर चीज़ में, तो उस केस में भी इनके राइट्स का उल्लंघन हो रहा है। तो किन किन केसेस में वो इन्फोर्स कर सकते हैं अपने राइट को? दोनों ही केसेस में। आप जानते हो कि हमारे राइट्स का उल्लंघन हो या फिर स्टेट कोई ऐसी एक्टिविटी करे, इनएक्टिविटी करे इनफैक्ट, जिससे जो हमारे राइट्स हैं वो एप्लीकेबल ना हो पाए, तो दोनों ही केसेस में वी कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। सो आंसर इज ऑप्शन सी। राइट्स एनफोर्सिएबल अगेंस्ट एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी, इट इज करेक्ट बिकॉज अगर स्टेट सेंसर कर रहा है स्पीच को आर्बिटरली या फिर अरेस्ट कर रहा है किसी को अनलॉफुली, यानी गैर कानूनी तरीके से मान लो किसी को अरेस्ट कर लिया गया स्टेट के द्वारा, तो ये तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। दूसरा ये कह रहे हैं कि मान लो कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट फेलियर ऑफ द स्टेट टू एक्ट, स्टेट ने कोशिश नहीं करी लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की, तो ये क्या हो गया? ये भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गया। तो कोशिश करो, और अगर राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो डेफिनेटली फिर वो भी तो राइट्स का वायलेशन ही है ना। मान लो स्टेट ने आर्टिकल 21A के तहत ये कहा है कि हम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे, ठीक है, और अगर वो स्टेट इनएक्टिव है उस चीज़ को लेके, प्रयास नहीं कर रही है, तो वो भी राइट्स का वायलेशन है। सो इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, इंडिया में स्पेशल मैरिज एक्ट प्रोटेक्ट करता है किसी व्यक्ति को अगर वो इंटर रिलीजियस मैरिज में एंटर करते हैं, तो अंतर धार्मिक विवाह करते हैं तो उस केस में स्पेशल मैरिज एक्ट हेल्प करता है। दूसरा ये कि अपनी मर्जी से किसी पर्सन से कोई विवाह करना चाहता है तो उसके फंडामेंटल राइट का इंटीग्रल एस्पेक्ट है अंडर आर्टिकल 21। तीसरा ये कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल्सो रिजोनेट्स मैरिटल राइट्स, यानी जो वैवाहिक अधिकार है, ऑफ एवरी एडल्ट कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स। तो ये आसान से क्वेश्चंस हैं, आप जानते हो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी होगा। सारे स्टेटमेंट सही हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एक ऐसा लॉ है जो एक लीगल फ्रेमवर्क देता है फॉर सिविल मैरिज, तो ये एक ऐसा अच्छा ऑप्शन है फॉर कपल्स जो डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड से हैं, उन्हें अगर वो अपने रेस्पेक्टिव रिलीजियस लॉज में मैरी नहीं करना चाहते हैं तो एक खास तरह का स्पेशल मैरिज एक्ट है जो इस चीज़ में हेल्प करता है इंटर रिलीजियस मैरिज में। और दूसरा ये कि अगर कोई पर्सन, देखो ये जजमेंट भी आया था रिसेंट का, तो सुप्रियो चक्रवर्ती एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने रीइटरेट किया, यानी दोबारा इस चीज़ को प्रोक्लेम किया कि जो चॉइस है पार्टनर का ये लाई करता है विद इन द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द इंडिविजुअल, यानी व्यक्ति विशेष का ये अधिकार है, पर्सन पे डिपेंड करेगा कि वो
किनके साथ शादी करना चाहते हैं, है ना, एंड कैन नॉट बी डिक्टेटेड बाय स्टेट और फैमिली। राइट टू मैरी पर्सन ऑफ चॉइस इनडेलिबल, फैमिली कांट ऑब्जेक्ट, ये भी दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था। इसमें यह कहा गया कि जो राइट टू मैरी अ पर्सन है ऑफ वंस चॉइस इज इनहेरेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड एंड इवन फैमिली मेंबर कैन नॉट ऑब्जेक्ट टू सच मैरिजेस। ठीक है। और आर्टिकल 16 जो है ये मैरिटल राइट्स की बात करता है। हम खास तौर से बात कर रहे हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की। सो इस हिसाब से सी। आर्टिकल 21 में क्या क्या इंक्लूडेड है, मतलब किन्हें किन्हें अधिकार है, वो ये कहना चाह रहे हैं। राइट ऑफ ट्रांसजेंडर, राइट ऑफ क्रेनियोपेगस ट्विंस, राइट ऑफ मेंटली रिटार्डेड वीमेन टू बियर अ चाइल्ड। देखो बात कुछ ऐसी है कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये जजमेंट था, इसमें यह कहा गया बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है ये ट्रांसजेंडर पर्सन के भी राइट्स को इंक्लूड करता है। सो इट इज करेक्ट। दूसरा राइट ऑफ क्रेनियोपेगस ट्विंस। क्रेनियोपेगस का मतलब जो ट्विंस कॉन्जुएंट नहीं होते, जो जुड़े होते हैं, मतलब जिनका एक शरीर और दो सिर होता है, ऐसे को कहते हैं क्रेनियोपेगस। तो कोर्ट ने एक्सटेंड करा आर्टिकल 21 कि जो राइट टू लाइफ है और हेल्थ केयर है इवन इन रेयर मेडिकल कंडीशन लाइक क्रेनियोपेगस ट्विंस, यानी उन्हें भी जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू हेल्थ है ना। और राइट ऑफ मेंटली रिटार्डेड वीमेन, अगर कोई दिमागी रूप से मेंटली रिटार्डेड वीमेन है तो वो भी चाइल्ड बियर कर सकती हैं। और ये चीज़ भी सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन केस में निकल कर आया कि जो मेंटली रिटार्डेड वीमेन है इनके पास भी अधिकार है कि ये रिप्रोडक्टिव चॉइसेस ले सकती हैं। कौन सा करेक्ट नहीं है विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद है आप अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे यहाँ तक और अपनी एक्यूरेसी चेक कर रहे होंगे। पहला कह रहे हैं 85th अमेंडमेंट है उसने राइट टू एजुकेशन को जोड़ा, पहला ही गलत है। 85 नहीं 86। आर्टिकल 22 बात करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन की, प्रिवेंटिव की बात करता है, प्यूनिटिव की भी बात करता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी 32, आर्टिकल 32 ये पार्ट 3 का हिस्सा है। रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का ये वाइडर है, हाँ ये भी सही है, रिट में मैं आपको ये पढ़ाऊंगा। आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज इट स्टैंड्स अमेंडेड इंक्लूड, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल, असेंबल पीसफुली, एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, ये तो मैंने आपको बताया, ये हटा दिया गया था, है ना। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी। सो आंसर इज 3 को हटा दो, आंसर इज कौन सा 1, 2 एंड 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट टू इक्वालिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल राइट। तो ये किस चीज़ के बारे में है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एनी ग्राउंड वाट्सोएवर इन पब्लिक लाइफ, यानी वही ये भेदभाव नहीं किया जाएगा। देन इसके बाद कह रहे हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड पोस्ट फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हाँ ये चीज़ें भी इंक्लूडेड हैं और इस हिसाब से आंसर बनता है डी। आप देख सकते हो 14, 15, 16 में ये बात की गई है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की, और रिजर्वेशन ऑफ सीट की बात क्लोज 4 में देखने को मिलती है। इन केस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस द फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 आर केवल अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, केवल उसी तरह से अवेलेबल है जैसे बाकी सिटीजन को, केवल प्रेसिडेंट के डिस्क्रिमिनेशन पे अवेलेबल है या अवेलेबल ही नहीं है, सारा गलत हो जाता है। अवेलेबल है बट पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाने के अकॉर्डिंग, हमने पढ़ा ही है ना। आर्टिकल 14 में वही इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है और 19 में कुछ फ्रीडम्स है जैसे स्पीच असेंबली वगैरह का। तो 33 में ये कहा गया कि पार्लियामेंट इनको मॉडिफाई कर सकती है इन फंडामेंटल राइट को फॉर मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो ये राइट्स तो है बट इट इज सब्जेक्ट टू लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। नेक्स्ट देखिए CDS का क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि किस कैटेगरीज के पर्सन को फंडामेंटल राइट्स में इक्वली ट्रीट नहीं किया जा सकता है। पहला कह रहे हैं मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, दूसरा फोर्सेस के ही मेंबर जिन्हें पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तीसरा फोर्सेस के ही मेंबर है बट ये कम्युनिकेशन सिस्टम से कनेक्टेड, मतलब जो एम्प्लॉयड है कम्युनिकेशन सिस्टम को लेके, चौथा कि फोर्सेस के ही मेंबर है बट ये कम्युनिकेशन सिस्टम के कनेक्शन में एम्प्लॉयड तो हैं लेकिन पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस को लेके हैं। तो इसका आंसर ना सी बनता है, क्योंकि पहला जो कह रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस, ये तो आप जानते हो आर्टिकल 33 में आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर को फंडामेंटल राइट रेस्ट्रिक्टेड रूप में मिलता है। दूसरा जो कह रहे हैं कि मेंबर्स ऑफ द फोर्सेस चार्ज्ड विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो देखिए राइट कैन ऑल्सो बी रेस्ट्रिक्टेड अंडर आर्टिकल 33, तो यहाँ भी कंप्लीट पार पे नहीं है। और जो तीसरा कह रहे हैं ना वो देखो सिंपल सी बात है कि ऑर्डिनरी सिविलियन एम्प्लॉयज़ है ये या टेक्निकल स्टाफ वगैरह है, तो इस तरह से फंडामेंटल राइट इन्हें इक्वल मिलता है।
मेंबर्स एम्प्लॉयड इन ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन सिस्टम एंजॉय फंडामेंटल राइट एट पार विथ सिटीजन। सिटीजन की इक्वली फंडामेंटल राइट इन्हें दिया जाएगा अगर वो ऑर्डिनरी कम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो, है ना। बाकी आप देखो यहाँ भी सी और डी सेम ऑप्शन है, लेकिन यहाँ कह दिया गया फॉर मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। तो पब्लिक ऑर्डर के मेंटेनेंस को लेके अगर ये एम्प्लॉयड हैं तो इन्हें रेस्ट्रिक्टेड फंडामेंटल राइट मिलेगा, या यूँ कहें कि जो फंडामेंटल राइट मिलेगा वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइडेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन रीट पे बेस्ड है, ये अलग से डिस्कस करूंगा, ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं रीट पे। अगला देखिए, कह रहे हैं कौन सा करेक्ट है। इक्वेलिटी बिफोर द लॉ इज अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली। आर्टिकल 14 है ना ये, आर्टिकल 14 क्या केवल सिटीजन को है? नहीं भाई, गलत बात आप कह रहे हो। 15, 16, 19, 29 और 30 केवल यही ओनली सिटीजन को है। दूसरा कह रहे हैं इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल टू ओनली सिटीजन। हाँ, ये बात सच है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अवेलेबल टू ऑल पर्सन। गलत, ये केवल और केवल सिटीजन्स को है। तो इस हिसाब से करेक्ट पूछा है तो टू ओनली, हाँ टू ओनली। अगला देखिए, आर्टिकल 20 के क्लोज 3 के बारे में पूछ रहे हैं। इज नॉट अवेलेबल यानी किन्हें नहीं है। कन्फेशन मेड थ्रू इंटेलिजिबल गेस्चर अंडर कंपल्सन, कन्फेशन मेड थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और अदर थिंग अंडर कंपल्सन, कन्फेशन ऑफ गिल्ट मेड इन पुलिस कस्टडी बाय वर्ड्स, कन्फेशन ऑफ गिल्ट मेड टू अ फ्रेंड हु विजिट द एक्यूज्ड हु इज इन पुलिस कस्टडी। देखो ये गलत है, डी गलत है। अगर कोई अपने दोस्त को कन्फेशन दे रहा है जो अक्यूज के घर आया है तो पुलिस कस्टडी में, तो वो चीज़ मान्य नहीं है। बाकी तो कन्फेशन मान्य है अगर इंटेलिजिबल गेस्चर के थ्रू है, डेफिनेटली। कन्फेशन जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के थ्रू दिखाया जा रहा है। कन्फेशन है गिल्ट का पुलिस कस्टडी में, जो वर्ड से बताया जा रहा है, अपने मुंह से बताया जा रहा है कि मैंने ये गलती करी है। बट अगर दोस्त को बताया गया है तो फिर वो चीज़ कैसे मान्य होगी? अ कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर अंडर कंपल्सन इज कंसिडर्ड कंपेल्ड एविडेंस, जो कि प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 20 के क्लोज 3 में। अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर एक्यूज्ड वॉलंटरली कन्फेस करता है, यानी अपनी मर्जी से दोस्त को कन्फेस करता है, तो ये तो अंडर कंपल्सन नहीं हुआ ना। तो जब कंपल्सन ही नहीं है, जब ज़बरदस्ती नहीं की जा रही, वो अपनी मर्जी से दोस्त को बता रहा है, तो वो 20 के अंदर प्रोटेक्टेड कैसे होगा? तो ये चीज़ इंक्लूडेड नहीं है। बाकी आप फिर से पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 20 के क्लोज 3 में यही कहा जाता है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। तो इसके अंदर कोई भी जो फोर्स्ड गेस्चर है वो एक कंपेल्ड एविडेंस माना जाएगा। किसी से ज़बरदस्ती करके उनके खुद के खिलाफ उन्हें गवाह बनवाया जा रहा है, तो वो चीज़ प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 20। और दूसरा कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और थिंग अंडर कंपल्सन, फिर मजबूर करके डॉक्यूमेंट उन्हें दिखाने को कहा जा रहा है। तो ये भी तो फोर्स चीज़ें हैं ना। अगर एक्यूज को फोर्स किया जा रहा है डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो भी कंपेल्ड एविडेंस के अंदर है, और ये चीज़ भी प्रोटेक्टेड है। इसमें भी अधिकार दिया गया है अंडर आर्टिकल 20 के क्लोज 3 में। पहला कह रहे हैं जो फंडामेंटल राइट है ये प्रोटेक्ट करते हैं राइट्स एंड लिबर्टीज़ को अगेंस्ट एंक्रोचमेंट बाय द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव विंग्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो सरकार के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव विंग्स हैं, उनसे अगर उनके द्वारा कोई इंक्रोचमेंट हो रहा है हमारे फंडामेंटल राइट में, तो उसके लिए हमें ये प्रोटेक्ट करता है, हमारा मूल अधिकार। दूसरा ये कि फंडामेंटल राइट गारंटी करता है सिटीजन के राइट को। सही बात है, दोनों ही बातें सही है, और आंसर इसका ए बनता है ना। क्योंकि जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे अधिकारों को संरक्षित करता है, गारंटीड करता है, तो इस हिसाब से जो फंडामेंटल राइट है वो हमें जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ऑर्गन से गवर्नमेंट की, उनके इंक्रोचमेंट से भी बचाता है। अगला देखिए कौन सा करेक्ट पूछा है इन्होंने। पहला कह रहे हैं जो राइट टू एजुकेशन है वो कवर करता है चाइल्ड के भी राइट को और एडल्ट लिटरेसी के राइट को। इस हिसाब से यूनिवर्सली गारंटी करता है एजुकेशन को सारे सिटीजन के लिए। दूसरा ये कि जो राइट है चाइल्ड का, कवरिंग द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 एंड बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम द ईयर 2015, यानी वही है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो राइट टू एजुकेशन सिक्योर किया गया है, ये 2015 से आता है। तीसरा ये कि जो राइट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जो कि पहला वेलफेयर स्टेट था पूरी दुनिया का। चौथा ये कि जो ये राइट है वो सभी इंडियन चिल्ड्रन को मिला है, 6 से 14 साल के बच्चों को, 86th अमेंडमेंट के थ्रू। तो आंसर इसका डी है, सोचने की कोई बात ही नहीं है। 86 अमेंडमेंट में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। एडल्ट की तो बात ही नहीं, एडल्ट इलिटरेसी को नहीं ये एड्रेस करता है। 2015 से आया, ये बात भी गलत कह रहे हैं, 2009 से ही
RTE एक्ट आ जाता है और ये फाइनली फोर्स में आ जाता है 2010 से। याद रखिएगा 2010 से फोर्स में आता है, पूछा गया है स्टेट पीसीएस में, ठीक है। और 2009 में ये एक्ट आ जाता है। और बाकी चीज़ें तो मैंने बताई नहीं, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है विद रिगार्ड टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? पहला कह रहा है ये राइट सभी पर्सन को फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। दूसरा ये है कि ये परमिट नहीं करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कि वो मेंटेन करे एंटायरली बाय स्टेट फंड। तीसरा ये कि ये प्रिवेंट करता है स्टेट को फ्रॉम मेकिंग अ लॉ जो प्रोवाइड करे सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म्स को। चौथा, इनमें जब हिंदू का रेफरेंस आता है तो सिख, जैन और बुद्धिस्ट भी इंक्लूडेड हैं। तो आपको याद आ गया होगा, मैंने आपको ये बताया है ऑलरेडी कि ये जो राइट है वो सभी पर्सन को फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस देता है। और दूसरा भी बिल्कुल सही है, आर्टिकल 28 में ये कहा गया है कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन स्टेट फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। और तीसरा ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टेट को नहीं रोकता है सोशल वेलफेयर या इन चीज़ों से रिलेटेड लॉ बनाने के लिए। तो इस हिसाब से सी हो जाता है गलत। स्टेट को क्यों रोकेगा ये फ्रॉम मेकिंग अ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर? सोशल वेलफेयर के लिए तो और प्रमोट किया जाएगा ना। और जो चौथा कह रहे हैं हिंदू, हाँ तो ये मैंने आपको बता ही दिया, आपने बेयर एक्ट में ये पढ़ा है कि जब हिंदू को स्टेटमेंट में यूज किया गया इसका मतलब है कि सिख, जैन और बुद्धिस्ट भी इसमें इंक्लूडेड हैं। और ये राइट सभी पर्सन को फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस के रूप में। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ये परमिट नहीं करता है जो कि मेंटेन है एंटायरली बाय स्टेट फंड। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हाँ तो वही कह रहे हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं है, नॉट ट्रू आपको बताना है। पहला कह रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस देता है। दूसरा ये है कि रिलीजियस पर्पस के लिए इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया जा सकता है। तीसरा ये है कि सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। चौथा, स्टेट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच एब्रोगेट दिस राइट फॉर सिटीजन। ये डी गलत है, डी गलत है क्योंकि आप जानते ही हो स्टेट क्यों नहीं लॉ बना सकता। स्टेट कैन मेक लॉ, खास तौर से जब बात आएगी पब्लिक ऑर्डर की, मॉरलिटी की, हेल्थ की, तो स्टेट कैन मेक लॉ। तो ये सारा ही रिपीटेड क्वेश्चन है, आप देख रहे हो। अलॉन्ग विद राइट टू लाइफ इन आर्टिकल 21, देखिए राइट टू लाइफ में आपको हेल्थ का भी अधिकार है, भोजन का भी अधिकार है, पानी का भी अधिकार है ना। तो ये ब्रॉड आर्टिकल है अपने आप में। कौन सा करेक्ट नहीं है फॉर आर्टिकल 32 तो हम पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन मैं आंसर बता दूं। देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी है, बिकॉज प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 32 ऑल्सो अप्लाइज टू द एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डिनरी लॉ विच हैज नथिंग टू डू विद द फंडामेंट। देखो ये बात गलत है, आर्टिकल 32 में जो प्रोटेक्शन मिलेगी ना वो फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज अ रीट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 साइटिंग डिले। और आर्टिकल 32 अप्लाई नहीं होता ऑर्डिनरी लीगल राइट पे, इट इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू फंडामेंटल राइट। तो ये जो कह रहे हैं ना कि ऑर्डिनरी लॉ ही अप्लाई हो जाता है, ये गलत कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट में अप्लाई होगा स्ट्रिक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CDS 2016 का क्वेश्चन है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कह रहे हैं जो डिटेन्यू हैं यानी जो कैदी हैं उनके पास कोई राइट नहीं है अदर देन दोज मेंशन इन क्लोज 4 and 5 ऑफ द आर्टिकल 22। दूसरा ये कि जो डिटेन्यू है वो चैलेंज कर सकते हैं डिटेंशन ऑर्डर को इस बेस पे कि वो ऑलरेडी जेल में थे जब डिटेंशन ऑर्डर पास हुआ। तीसरा ये कि जो डिटेन्यू है वो बेल क्लेम कर सकते हैं इस ग्राउंड पे कि वो प्रिजन में है 24 घंटे से ज़्यादा बिना मजिस्ट्रेट की ऑर्डर के। तो आप देखो, पहली बात तो ये कि जो डिटेन्यू का राइट है वो लिमिटेड है अंडर आर्टिकल 22 के क्लोज 4 और 5 के तहत, यह मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन इसमें तीसरा ना साफ तौर से गलत है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन में जो नॉर्मल सेफगार्ड हैं जैसे बेल, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना, ये चीज़ें तो अवेलेबल नहीं है ना। प्रिवेंटिव का मतलब ही है कि फ्यूचर में कोई क्राइम कर रहा है उससे रोकने के लिए ये चीज़ है। तो इस वजह से मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना विद इन 24 आवर ये चीज़ कंपलसरी नहीं देखने को मिलती है। तो 3 हो जाता है गलत, बाकी दोनों बिल्कुल सही हैं। अगर कोई पर्सन पहले से जेल में है और उसके खिलाफ डिटेंशन ऑर्डर पास किया गया, तो जब पहले से वो डिटेन है तो फिर उन्हें कैसे डिटेन किया जा सकता है? तो उस केस में डिटेन्यू के पास ये राइट होगा कि वो चैलेंज करें डिटेंशन ऑर्डर को कि वो पहले से जेल में थे। तो सेकेंड हो जाता है सही, है ना, सेकेंड हो जाता है सही। तो सेकेंड सही है और फर्स्ट भी सही है, सो आंसर ऑप्शन ए। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था LD-CE के पेपर में भी, वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
जस्ट अ सेकेंड। हाँ ये देखिए, इसमें कह रहे हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में कौन सा करेक्ट है। पहला कहा जा रहा है डिटेन्यू के पास कोई राइट नहीं है अदर देन दोज मेंशन इन क्लोज 4 and 5, अभी हमने पढ़ा, और इन्हें बेल मिल सकता है इस ग्राउंड पे कि 24 घंटे के अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लाया गया, ये गलत हो जाता है। तो 22 का क्लोज 4 क्या है? नो प्रिवेंटिव डिटेंशन बियॉन्ड 3 month विदाउट एडवाइजरी बोर्ड अप्रूवल। जरूरी भी है, अगर कोई पर्सन हो सकता है मिस्टेक से भी इसमें परेशान हो सकता है ना, तो इसलिए 3 महीने के अंदर 3 महीने के से ज़्यादा उन्हें नहीं डिटेन किया जाएगा बिना एडवाइजरी बोर्ड की अप्रूवल के। उसके बाद कह रहे हैं डिटेन्यू हैज़ द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ डिटेंशन, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये 2 प्रोटेक्शन इन्हें मिलेंगे प्रिवेंटिव में। सो या इस हिसाब से आंसर क्या बनता है? ऑप्शन ए 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग ही है। पहला कह रहे हैं पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि जो राइट्स उन्हें मिले हैं बाय पार्ट 3 विद रिगार्ड टू पर्सन एम्प्लॉयड इन टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, उन्हें वो मॉडिफाई कर सकते हैं पार्लियामेंट। तो ये बात सच ही है। आर्टिकल 33 में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकती है फंडामेंटल राइट को फॉर आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस, इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, जो कि सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। तो अगर पहला सही है, हमसे पूछा है गलत, पहला तो आएगा नहीं आंसर में। देन कह रहे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ मार्शल लॉ रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड। तो मार्शल लॉ का मतलब ही वही है कि पार्लियामेंट उस टाइम पे कुछ पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकती हैं। तो ये भी हो जाता है सही, तो यानी ये भी नहीं होगा आंसर। सो आंसर एक ही बचा, ऑप्शन सी 3 ओनली। फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी ओवर रिडन, गलत बोल रहे हैं, इट कैन बी ओवर रिडन फॉर इम्प्लीमेंटिंग एनी ऑफ DPSP। तो ये बात देखो, जो 42nd अमेंडमेंट है उसके बाद एंड मिनर्वा मिल केस के बाद ये कहा गया कि फंडामेंटल राइट को भी अमेंड किया जा सकता है अगर DPSP को इफेक्ट में लाने की बात आएगी, बट बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। फंडामेंटल राइट टू इक्वेलिटी इज नॉट वायलेटेड नहीं है अगर एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है बिटवीन पर्सन, थिंग्स एंड प्लेसेस हैविंग अ नेक्सस, यानी एक समझौता है विद द ऑब्जेक्ट सॉट टू बी अचीव्ड। एक पर्सन को ट्रीट किया जाता है एज अ क्लास के रूप में। अ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल है ऑफ स्पेशल ऑफेंसेस। देखिए इक्वेलिटी जो है अंडर आर्टिकल 14 ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन देता है ना, मतलब वही कहना चाह रहे हैं कि आर्टिकल 14 में कंडीशंस सेम होनी चाहिए अगर सेम तरह का लॉ अप्लाई करना है तो। और दूसरा ये कह रहे हैं जो डॉक्ट्राइन है रीजनेबल क्लासिफिकेशन का, ये अलाउ करता है एक सिंगल पर्सन को एज अ क्लास के रूप में ट्रीट करने का अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं तो। और जो तीसरा कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट्स फॉर ट्रायल ऑफ स्पेशल ऑफेंसेस हैज़ बीन अफेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट एज लॉन्ग एज इक्वेलिटी बिफोर लॉ इज मेंटेन्ड। सही बात है। देखिए स्पेशल कोर्ट भी ट्रायल के लिए इस्टेब्लिश किया जा सकता है, ये प्रोविज़न भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। देखिए बहुत लोगों को ना यहाँ पे कुछ टर्म्स में कन्फ्यूजन होगा, तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इन पर्टिकुलर पेपर में ED में या जो LDC वगैरह क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छे लेवल के हैं, तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट किए जा सकते हैं। देखिए एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। आर्टिकल 14 में इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है, लेकिन एब्सोल्यूट इक्वेलिटी तो इसमें शामिल नहीं है। इसमें रीजनेबल क्लासिफिकेशन की आज़ादी है, क्लास लेजिस्लेशन की आज़ादी नहीं है। ठीक है, तो यही चीज़ ये कहना चाह रहा है। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकता है। दूसरा कह रहा है 1 पर्सन इज ट्रीटेड एज अ क्लास। अच्छा, अभी भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन में अगर कन्फ्यूजन है तो एक एग्जांपल बता देता हूँ। आप जानते ही हो, अभी हमने देखा कि आर्म्ड फोर्सेस के लिए अलग तरह से फंडामेंटल राइट है, नॉर्मल पर्सन के लिए अलग तरह से है, तो हो गया ना रीजनेबल क्लासिफिकेशन। इक्विलिटी को तो ये वायलेट नहीं ना किया करा इसने, इस पर्टिकुलर प्रोविजन ने। दूसरा कह रहा है 1 पर्सन इज ट्रीटेड एज अ क्लास, तो ये चरणजीत लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ये निकल कर आया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा एक सिंगल इंडिविजुअल या कंपनी को भी एज अ क्लास आप ट्रीट कर सकते हो अगर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज हैं, तो ये भी इक्वेलिटी को वायलेट नहीं करता है। तो यानी 1 और 2 जो है वो सही हैं। तीसरा कह रहा है स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ स्पेशल ऑफेंसेस, ये चीज़ स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के केस में देखने को मिला कि कोर्ट ने स्ट्रक डाउन करा एक स्पेशल कोर्ट लॉ को, क्योंकि ये आर्बिट्री पावर दे रहा था बिना रीजनेबल क्लासिफिकेशन के। लेकिन और भी बहुत सारे केसेस आए
आगे चल के केदारनाथ बजोरिया वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस था। देन इसके बाद और भी केसेस थे, उसमें यही कहा गया कि स्पेशल कोर्ट्स भी वैलिड है अगर ऑफेंसेस का क्लासिफिकेशन रीजनेबल है और स्पीडी ट्रायल के लिए या नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो उस केस में स्पेशल कोर्ट को भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्फरमेंट ऑफ पद्मा अवार्ड डज नॉट अमाउंट टू कन्फरिंग टाइटल अंडर आर्टिकल 18। नो सिटीजन सेल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। एक पर्सन जो भारत का नागरिक नहीं है उन्हें अपॉइंट कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और वो कोई टाइटल भी ले सकते हैं फॉरेन से। नहीं, ये बात गलत है ना, हमने पढ़ा है ये कि उसके लिए प्रेसिडेंट की कंसेंट लेनी पड़ती है। क्या पढ़ सकते हो, कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सो यानी फॉरेनर्स अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करते हैं तो वो फ्रीली एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं फॉरेन टाइटल को। गलत पूछा है तो तीसरा गलत है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। बाकी दोनों सही हैं। पद्मा अवार्ड का कन्फर्मेंट आर्टिकल 18 से एक्सेप्शंस में है और कोई भी सिटीजन फॉरेन टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो सही वाला तो बताना नहीं, गलत बताना है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। अगला देखिए, आर्टिकल 32 के बारे में कौन सा गलत है। तो गलत पहला ही गलत है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर देता है टू इशू द रीट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। तो असल में ये इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 32 सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है रीट जारी करने के लिए। हाई कोर्ट को जो पावर है वो आर्टिकल 226 से मिलती है, ना कि 32 से। तो ये हो गया गलत। बाकी पार्ट 3 में है बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर जी ने वेरी सोल कहा है। हाँ, कोई भी एग्रीड पर्सन, कोई पीड़ित व्यक्ति जा सकता है, हैज़ नो राइट टू कंप्लेन अंडर आर्टिकल 32 वेयर अ फंडामेंटल राइट हैज़ नॉट बीन वायलेटेड। हाँ, ये बात सच है। देखो, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं हो रहा है तो इस पर्टिकुलर एक्ट का यूज़ नहीं कर सकते, इस पर्टिकुलर आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते। अगला देखिए, ये CAPF का रिसेंट का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। कुछ जो राइट हैं पार्ट 3 के वो एनफोर्सिएबल है अगेंस्ट द स्टेट ओनली। दूसरा ये कि कुछ जो राइट हैं पार्ट 3 के वो केवल सिटीजन के फेवर में है। कुछ जो राइट ऐसे हैं वो एनफोर्सिएबल हैं, दोनों ही, स्टेट और इंडिविजुअल दोनों के ही अगेंस्ट एनफोर्सिएबल है। देखो, बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट है वो केवल स्टेट के अगेंस्ट है, जैसे इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू लाइफ, है ना, ये सब आर्टिकल। बट कुछ ऐसे राइट हैं जो सिटीजन के लिए अवेलेबल हैं, फॉरेनर्स के लिए नहीं। तो ये बात भी सच है। आप जानते ही हो वैसे आर्टिकल कौन कौन से हैं, 15, 16, 19, 29, 30, है ना, ये जो है वो केवल और केवल सिटीजन के लिए हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तीसरा कह रहे हैं कुछ फंडामेंटल राइट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी हैं, तो ये भी बात सच है। जैसे मान लो कोई एक्स नाम का पर्सन है, वो वाई नाम के पर्सन के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है, तो ये क्या है, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और इसमें प्रोटेक्शन है अगेंस्ट दैट पर्सन, है ना, दैट पर्सन इज डूइंग इलीगल एक्टिविटी। तो ये चीज़ है। तो समझ आ गया आपको, आंसर इसका डी है। अगला देखिए, कौन सा ट्रू है अंडर आर्टिकल 21। पहला कह रहा है राइट इज अवेलेबल टू सिटीजन एज वेल एज एलियन। दूसरा, ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शन। तीसरा ये कि राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, यानी अपने गरिमा सम्मान के साथ इंसान जी सकता है। और इट कैन बी टेकन अवे अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कानून के द्वारा प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के थ्रू इसे लिया भी जा सकता है वापस, आर्टिकल 21 को। तो ये तो आप जानते ही हो कि सिटीजन के लिए भी है, एलियन के लिए भी है, और आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन से प्रोटेक्ट करता है। राइट टू लाइफ विथ ह्यूमन डिग्निटी भी शामिल है। लेकिन ये जो चौथा कह रहे हैं ना, ये भी सही है। बात कुछ ऐसी है कि आर्टिकल 21 अलाउ करता है डिप्रीविएशन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, बट ओनली बाय प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है, जो कि जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए एज पर मेनका गांधी जजमेंट। तो इस हिसाब से आंसर जो है सी बनता है, 1, 2, 3 और 4। अगला देखिए, आर्टिकल 19 के बारे में पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं ये जो फ्रीडम वो एब्सोल्यूट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इट इज़ सब्जेक्ट टू वेरियस कंडीशनिंग इंक्लूडिंग मॉरलिटी एंड अदर थिंग्स। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम। हाँ, अभी मैंने यही बताया। आप पढ़ भी सकते हो, ये 2024 के ही सवाल हैं सारे, तो अभी भी ये पूछ रहे हैं, पूछते ही आ रहे हैं सारे। आप देखो तो आर्टिकल 14 के बारे में कौन सा गलत है ये आपको बताना है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ इज गारंटी टू सिटीजन, नहीं, यही गलत है, क्योंकि इक्वेलिटी बिफोर लॉ तो 14 का पार्ट है और 14 तो सिटीजन को भी मिला है, फॉरेनर को भी मिला है। 15, 16, 19, 29 और 30 जो है यही केवल सिटीजन के लिए है। बाकी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देता है। स्टेट किसी को डिनाई नहीं करेगा इक्वलिटी बिफोर लॉ, और स्टेट नॉन सिटीजन को भी डिनाई नहीं करेगा बिफोर लॉ। अगला देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड।
जब बात आती है सॉवरेंटी की, इंटेग्रिटी की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। देखिए बात कुछ ऐसी है कि आर्टिकल 19 का क्लोज 2 अलो करता है रेस्ट्रिक्शन ऑन अ स्पीच फॉर सॉवरेंटी एंड इंटेग्रिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, लेकिन माइनॉरिटीज़ की बात नहीं है यहाँ पे, है ना। हमने ये डिस्कस किया है, पढ़ा है हमने। सो आंसर इसका ए है 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट देखिए कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। पहला कह रहे हैं एक सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, लेकिन पार्लियामेंट कानून बना सकती है, कोई किसी खास रिक्वायरमेंट को प्रिस्क्राइब कर सकती है कि वो स्टेट के रेजिडेंस के रूप में विद रिगार्ड टू एनी क्लास ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी स्टेट गवर्नमेंट का, या आप पढ़ लो आर्टिकल 16 का क्लोज 2 यही कहता है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, कुछ खास स्टेट गवर्नमेंट के अंदर किसी को जॉब लेना है तो उसके लिए उसी स्टेट की रेजिडेंस रिक्वायर्ड होगी। हाँ, ऐसे कानून डेफिनेटली बना सकती है पार्लियामेंट। दूसरा कह रहे हैं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन के बेस पे, लेकिन एक रिक्वायरमेंट हो सकती है अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है तो वो व्यक्ति जो उस पद से जुड़ा हुआ है वो उसी पर्टिकुलर रिलीजन का हो, ये बात भी शामिल हो सकती है। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से कनेक्टेड ऑफिस है वहाँ पे ऐसे कानून हो सकते हैं कि वो पर्टिकुलर पर्सन भी उसी धर्म के हों, तो दोनों सही है। इन क्वेश्चंस को करने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा फंडामेंटल राइट से जो आपसे ना हो। आप हर तरह के क्वेश्चन बहुत ईजिली डील कर सकते हैं, बस एक बार आप रिवाइज कर लेते हैं तो। इसी तरीके से हम सारे टॉपिक को कवर करते हैं हमारे समग्र बैच में। ये इसकी सारी डिटेल्स हैं, ये नंबर हैं, इनसे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जो आपको कंप्लीट रेडी कर देगा पेपर के लिए। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।